चलिए सर, अब हम लोग आ चुके हैं सेक्शन 35 एडी पे आ चुके हैं पीजीबीपी की क्लास में। सेक्शन 35 रिसर्च से रिलेटेड डिटेल डिस्कशन कर लिया, साथ में सेक्शन 80 जीजीए का बेनिफिट भी हमने देख लिया। दोनों जगह ही 100% का डिडक्शन है सर, यहां भी 100% का ही डिडक्शन है। अगर आप सेक्शन 35 एडी में एलिजिबल है बेनिफिट्स लेने के लिए तो आपको 100% का डिडक्शन मिलेगा सर। रेवेन्यू एक्सपेंसेस का बिजनेस में तो बेनिफिट मिलता ही मिलता है, वो तो ग्रांटेड है, मिलेगा ही मिलेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट जिस पर आपको जनरली क्या लेना चाहिए, डेप्रिसिएशन, तो ये सेक्शन कहता है डेप्रिसिएशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 100% का डिडक्शन दे देंगे। खाली आप सेक्शन 35 एडी में जो बिजनेस की लिस्ट है उसमें फॉल कर जाइए, यानी आपका बिजनेस स्पेसिफाइड बिजनेस होना चाहिए। स्पेसिफाइड बिजनेस मतलब यहां पर 14 बिजनेस की लिस्ट है, उसमें आपका नाम होना चाहिए। एक बार आपका बिजनेस स्पेसिफाइड बिजनेस बन गया, सेक्शन 35 एडी स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस मतलब आप बिजनेस जो कर रहे हैं वो वाले करें जिनको हमने यहां पर स्पेसिफाई कर रखा है। 14 नाम है जो एग्जाम्स में आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, तब आप बन गए स्पेसिफाइड बिजनेस। अब स्पेसिफाइड के बाद आपको क्या बनना पड़ेगा, एलिजिबल। एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 एडी। सिर्फ आपका नाम यहां पर मेंशन होने से नहीं मतलब है, आपको एलिजिबिलिटी भी लेनी होगी कि यस यू आर एलिजिबल टू क्लेम दिस सेक्शन। अब एलिजिबिलिटी के लिए क्या है, तो इसमें डेट ऑफ कमेंसमेंट आपको देखना पड़ेगा कि आपने अपना बिजनेस कमेंस कब किया, राइट। उसके बाद आपके पास अगर पुरानी मशीनें हैं तो वो उसकी वैल्यू रेशियो देखना पड़ेगा, नई मशीन वर्सेस पुरानी मशीन का। उसके बाद ये देखना होगा कि आपने ऑडिट रिपोर्ट टाइमली सबमिट की कि नहीं की। फिर आपको इंडिविजुअल एसएससी के लिए ये देखना होगा कि सेक्शन 115 बीएससी से आप बाहर निकले कि नहीं निकले। तो वही छोटे छोटे प्रोविजंस हैं जिनका बात ध्यान रखना पड़ेगा हमें, जो पढ़ेंगे अभी, जिसके कारण आप क्या बनेंगे, एलिजिबल। एलिजिबल के बाद भी आपको इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको इस सेक्शन को ऑप्ट करना पड़ेगा, ऑप्टेड। पहले आप देखिए कि आप जो बिजनेस रन कर रहे हैं वो इसमें फॉल कर रहा है कि नहीं। 14 तरह के बिजनेस हैं, 14 नाम है, उसमें फॉल करना चाहिए। फिर हम देखेंगे कि आप एलिजिबल हैं बेनिफिट लेने के लिए। अब एलिजिबिलिटी के लिए देखेंगे क्या सर, कमेंसमेंट बिजनेस की कब हुई है, मशीनरीज अगर ओल्ड है तो कितने रुपए की हैं वर्सेस न्यू मशीन कितने की हैं, ऑडिट रिपोर्ट आपने टाइम पर सबमिट की कि नहीं की, बिना उसके आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इंडिविजुअल है तो ये देखना पड़ेगा कि आप 115 बीएससी से बाहर निकले कि नहीं निकले, क्योंकि 115 बीएससी में 35 एडी का बेनिफिट नहीं है। तो जब एलिजिबिलिटी के कंडीशन फुलफिल कर लेंगे तब आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप इस सेक्शन का बेनिफिट लेना चाहते हैं या डेप्रिसिएशन की कहानी में जाना चाहते हैं। अरे सर डेप्रिसिएशन कौन लेगा, 15% 20% थोड़ा थोड़ा करके एक ही बार मुझे डिडक्शन दे दीजिए, तो आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। ये सेक्शन मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, ऑप्ट करना पड़ेगा। देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, ऑप्शनल। जब तक आपको ऑप्ट नहीं करेंगे आप इस सेक्शन का टाइमली, सर ऑप्ट करने के कुछ फॉर्म्स होंगे बेसिकली, ठीक है, आपको वो फॉर्म्स प्रोसीड्यूर होगा ऑप्ट करने का, वो फॉलो करके इस सेक्शन को ऑप्ट करना है। सर ऑप्ट नहीं करेंगे बेनिफिट नहीं मिलेगा, एलिजिबल नहीं है बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपका बिजनेस यहां नाम नहीं लिखा है आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, और 115 बीएससी वाले हैं तब तो मिलना ही नहीं है। सर ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पीजीबीपी के पहले लेक्चर से मैं कहता आ रहा हूं। आज हम लोग किस लेक्चर में, पीजीबीपी लेक्चर 4 में, पीजीबीपी के लेक्चर 4 में हम लोग, और मैं पहले लेक्चर से ही आपको कहता आ रहा हूं क्या, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर एग्जाम में स्टैंड अलोन इस सेक्शन को यूज करके क्वेश्चन आ जाता है 6 से 8 मार्क्स का, 6 से 8 मार्क्स का स्टैंड अलोन। सर एग्जाम में पीजीबीपी का क्वेश्चन आया, लेकिन जो नॉर्मल क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना एडलेस वाले, वो नहीं आया सर। पता नहीं कोई अलग ही कहानी थी सर क्वेश्चन में। सर वो अलग कहानी इसी की थी, स्पेसिफाइड बिजनेस की, एलिजिबल है या नहीं है, पुरानी मशीन है नई मशीन के रेशियो निकालो, डेट ऑफ कमेंसमेंट देखो। तो सर जब क्वेश्चन पीजीबीपी का टेढ़ा हो तो मान लो फिर कि यहीं से आ रहा है क्वेश्चन। ऐसे ही अभी पढ़े सेक्शन 35, वहां से स्टैंड अलोन क्वेश्चन आ सकता है। आप पहले पढ़े क्या सेक्शन 43 भी, वहां से स्टैंड अलोन क्वेश्चन आ सकता है।
सर जो आप बोलते हो पीजीबीपी में ऐड और लेस की थोड़ी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है नेट प्रॉफिट से पीजीबीपी इनकम पर पहुंचने के लिए, क्या उस एडजस्टमेंट्स का यहाँ पर यूज नहीं है? डोंट वरी, है उन सब एडजस्टमेंट्स का यूज जो हमने पीछे की 3 क्लास में पढ़ा। क्या वो यहाँ काम आएगा? हाँ आएगा, क्यों नहीं आएगा। गलत चीज क्रेडिट है तो उसको माइनस करो, गलत चीज डेबिट है तो उसको एडबैक करो, डिसअलाउ करो, जो पढ़ा हमने पीछे की 3 क्लास में, सब काम आएंगे यहाँ पे, डोंट वरी। बट ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 से 8 मार्क्स तक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तक आ जाता है इस सेक्शन को बेस लेके एग्जाम। एबीसी एनालिसिस करके पढ़ते हैं तो ए कैटेगरी का कॉन्सेप्ट है पीजीबीपी के अंदर। और सुनिए सर, अभी अभी मैंने बोला 115 बीएससी वालों को 35 एडी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और आपके एग्जाम्स के लिए सेक्शन 115 बीएससी ऑलवेज इंपॉर्टेंट होता है। आपके एग्जाम्स के लिए देखो इंडिविजुअल का क्वेश्चन आना है, इंटरमीडिएट लेवल पे ज्यादा क्वेश्चन इंडिविजुअल के होते हैं, फाइनल लेवल पे ज्यादा क्वेश्चन कंपनी के होते हैं। क्या इस सेक्शन का बेनिफिट सिर्फ इंडिविजुअल को है? सर सिर्फ कंपनी को है? नहीं, ऑल एसएससीज। सर इस सेक्शन का बेनिफिट हम ऑल एसएससीज के लिए देते हैं, एनी पर्सन, चाहे इंडिविजुअल हो या कंपनी हो। ये सेक्शन इंटरमीडिएट पे जितना इंपॉर्टेंट है फाइनल में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। बट पॉइंट है इंटरमीडिएट लेवल में एक्स राम श्याम के क्वेश्चन होंगे, एबीसीडी के क्वेश्चन होंगे, इंडिविजुअल के क्वेश्चन होंगे। और इंडिविजुअल के लिए चांस है क्या कि कहीं वो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम सेक्शन 115 बीएससी के अकॉर्डिंग इनकम कंप्यूट ना कर रहा। तो क्या ध्यान रखना है, अगर तुम 115 बीएससी के अकॉर्डिंग इनकम कंप्यूट करोगे तो आपको 35 एडी का बेनिफिट नहीं लेना है, नहीं लेना है। थोड़ा सा रिकॉल करा दें, वापस चलते हैं पेज नंबर 2.9 पे। क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले आज ही की क्लास में? सर आज ही की क्लास में क्या बोला था? 2.9 सेक्शन 115 बीएससी के लिए कि अगर आप सेक्शन 115 बीएससी में हैं तो रिसर्च पर्पस के लिए जब आप दूसरों को कंट्रीब्यूशन देते हैं जिसका सेक्शन 35 में डिडक्शन लेने की कोशिश करते हैं, वो यहां नहीं मिलेगा 115 बीएससी। यही हमने पढ़ा अभी रिसर्च में। अभी देखिए सेम यहां पर नीचे मेंशन है कि हम आपको 35 एडी का बेनिफिट ही नहीं देंगे। सर 35 एडी में क्या है एक तरह का बेनिफिट? जो भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं उसका 100% डिडक्शन मिल जाता है। बोलता हम बेनिफिट नहीं देंगे तो फिर क्या देंगे सर आप? जब आप हमको 35 एडी का बेनिफिट नहीं देंगे तो फिर क्या देंगे? अरे बाबा कैपिटल एक्सपेंडिचर में तुमने क्या खरीदा होगा? बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ले लेना। सर क्या हमें यहाँ डेप्रिसिएशन फिर मिल जाएगा? आराम से मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा डेप्रिसिएशन? ठीक है, तो अगर मैं आपको 35 एडी का बेनिफिट नहीं दे रहा हूं तो आप डेप्रिसिएशन का बेनिफिट ले लो। सर थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा? सेक्शन 35 रिसर्च क्या पढ़ा कि प्लांट एंड मशीनरी रिसर्च के लिए खरीदते हो तो आप उसका 100% डिडक्शन ले लो। मान लो आप एलिजिबल नहीं है उस खर्चे का डिडक्शन लेने के लिए सेक्शन 35 में। क्यों? बिजनेस कमेंसमेंट से 4 साल पहले आपने वो खर्चा किया है। हमने क्या पढ़ा रिसर्च में? आप बिजनेस कमेंसमेंट से पीछे 3 साल पीछे तक जा सकते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट ले सकते हैं। मान लो आपने कोई प्लांट खरीदा है 4 साल पहले, तो रिसर्च का सेक्शन 35 का तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो फिर क्या लेना? डेप्रिसिएशन लेना। तो ऐसे ही अगर मैं बोलता हूं 115 बीएससी में आपको 35 एडी का बेनिफिट नहीं मिलेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, तो आप नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना बिल्डिंग पे, फर्नीचर पे, प्लांट पे, जो रेट सीखा हम लोगों ने WDV मेथड ब्लॉक कॉन्सेप्ट्स फॉलो करके, दैट यू कैन ऑलवेज डू। तो सर थोड़ा सा लिंकिंग कर दी, सेक्शन 115 बीएससी वालों को 35 एडी का बेनिफिट नहीं मिलता है। और एक लिंकिंग बच रही है सर, Why this section is important? 35 एडी पीजीबीपी की क्लास में क्यों इंपॉर्टेंट है? सर अगर आपने 35 एडी का बेनिफिट लिया तो आपको फिर एएमटी के प्रोविजन लग सकते हैं, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। आप आगे पढ़ेंगे भी ये चैप्टर और पीछे टैक्स कंप्यूटेशन वॉल्यूम 1 में पढ़ाया हुआ भी है, आपको थोड़ा सा याद दिला दूं। पीछे चलते हैं थोड़ा सा, कहा? पेज नंबर 2.7 पे। 2.7 टैक्स कंप्यूटेशन की क्लास में थोड़ा बहुत तो एएमटी के बारे में पढ़े कि सर अगर आप इनकम बेस्ड डिडक्शन लेंगे पार्ट सी वाला 80I A2 RRB या फिर SEZ वाला 10AA का बेनिफिट लेंगे या फिर ये जो अभी सेक्शन पढ़ रहे हैं 35 AD का बेनिफिट लेंगे, तो आपको एडजस्टेड टोटल इनकम निकाल के एएमटी का रेट अप्लाई करना पड़ सकता है एग्जाम्स। इंटरेस्टिंग है। यानी अगर एग्जाम में 35 AD का क्वेश्चन आता है स्पेसिफाइड बिजनेस, तो उसमें हो सकता है 115 बीएससी लिंक कर दे इंस्टीट्यूट क्वेश्चन में, या हो सकता है क्या लिंक कर दे? एएमटी का क्वेश्चन लिंक कर दे। सर
अगर टैक्स कॉम्प्यूटेशन का क्वेश्चन आया एग्जाम में, 35AD का बिजनेस डेटा दे रखा है और बोल रहा है इनकम भी कंप्यूट करो और टैक्स भी कंप्यूट करो, जैसे ही बोलेगा टैक्स कंप्यूट करो 115 BAC पिक्चर में आ जाएगा, टैक्स रेट्स में EMT पिक्चर में आ जाएगा। देखो साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर तुम 10AA का बेनिफिट लेते हो, 35AD का बेनिफिट लेते हो, या फिर इनकम बेस्ड डिडक्शन 80IA to 80 RRB, साफ साफ क्लास में लिखा हुआ है, अगर इन तीन का बेनिफिट लोगे तो तुम्हारे ऊपर एडजस्टेड टोटल इनकम कंप्यूट करके EMT के प्रोविजंस लगेंगे। उसके लिए बोलता है 35AD का जो बेनिफिट लिए उसको वापस जोड़ दो, यानी 35AD का बेनिफिट ये नहीं लेने देना चाह रहा। EMT बोलता है 35AD का बेनिफिट मत लो, तो फिर से डेप्रिसिएशन तो दोगे, तो बोलता है घटा लो ना डेप्रिसिएशन, 35AD का बेनिफिट जोड़ दो। सर तुमने इनकम कंप्यूट करते समय 35AD का बेनिफिट ले लिया, तो ये बोलता है जोड़ दो, डेप्रिसिएशन लो और EMT के प्रोविजन लगो। तो इसका क्रॉस कनेक्शन है 35AD का। 35AD का क्रॉस कनेक्शन है किसके साथ? 115 BAC के साथ भी एज वेल एज 35AD के साथ। 35AD का क्रॉस कनेक्शन है किसके साथ? 115 BAC के साथ भी एज वेल एज EMT के साथ। अब एक छोटा सा नमूना, अच्छा अभी 14 बिजनेस भी पढ़ेंगे और एलिजिबिलिटी की चेकिंग भी करेंगे, बट प्लीज ध्यान रखना सिर्फ आपका नाम यहां लिखे होने से आप 35AD का बेनिफिट नहीं लेंगे। नाम स्पेसिफाइड बिजनेस, उसके बाद आपको चेक करना होगा एलिजिबिलिटी, फिर देखना होगा आपने ऑप्ट किया कि नहीं किया, साथ में 115 BAC का ख्याल रखना है कि वहां से तो निकल गए कि नहीं निकल गए। अब देखिए यहां पर एक छोटा सा नमूना जो आपको रजिस्टर पे लिखना है, आपको रजिस्टर पे लिखना है सर इंपॉर्टेंस ऑफ टाइमली रिटर्न। अब मैं थोड़ा सा क्रॉस कनेक्शन दे रहा हूं यहां पे आपको, कितना आपको एग्जाम में ध्यान रखना पड़ सकता है। सर मिस्टर ए प्रीवियस ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26, जिसका ROI ड्यू डेट है 31 अक्टूबर 2025, ठीक। या फिर आप मान लो प्रीवियस ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27 लेना चाहते हो, तो ROI का ड्यू डेट क्या ले लेना? 31 अक्टूबर 2026, एक साल आगे बढ़ा देना। 23rd एडिशन वाले बच्चे, 23rd एडिशन वाले बच्चे एक साल आगे बढ़ा दें। मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आपको 115 BAC से लिंक करके, और आगे रिटर्न चैप्टर है वॉल्यूम 2 में, PGBP से आगे जाएंगे तो रिटर्न चैप्टर है। तो रिटर्न चैप्टर में क्या होता है, हमारी एक ड्यू डेट होती है। सर मिस्टर ए प्रीवियस ईयर की एक रिटर्न फाइल करने की सेक्शन 139(1) की एक ड्यू डेट आ रही है, इसकी क्या जनरली जुलाई लेते हैं, 31 जुलाई, 31 अक्टूबर या 30 नवंबर। तो सर हमने 31 अक्टूबर ले लिया। अब इस महाशय ने क्या किया, अपनी रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल की है। सर क्या हम ड्यू डेट के बाद फाइल कर सकते हैं रिटर्न? हाँ, उसको बोलते हैं बिलेटेड रिटर्न। कौन सी रिटर्न बोलते हैं? सेक्शन 139(4) की रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न। सर रिटर्न फाइल कर दिया बिलेटेड, अब क्या होगा? रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल किया, अब क्या होगा? तो चलिए 115 BAC की क्लास में जो आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, सर आपने ये पढ़ा हुआ है 115 BAC की क्लास में जो अब पढ़ाने जा रहा हूं आपको। क्या हुआ है, आपने रिटर्न लेट से फाइल की है। लेट से रिटर्न फाइल करने से क्या होगा, अब तुमको 115 BAC डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में ही रहना पड़ेगा, यू कैन नॉट शिफ्ट आउट। अगर आपको याद हो सर, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा है कि अगर आप 115 BAC से बाहर निकलना चाहते हैं रेगुलर प्रोविजंस में, नॉर्मल प्रोविजंस में, तो आपको रिटर्न टाइम में फाइल करके वहां आपको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा कि सर मैं 115 BAC से बाहर जा रहा हूं। लेकिन तुमने तो रिटर्न लेट से फाइल की है, मतलब अब तुम 115 BAC से बाहर निकल नहीं सकते। तुमने रिटर्न यहां पर लेट से फाइल की है, मान लो ये तुम्हारा फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस। सर ये तुम्हारा फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस, ये तुम्हारा फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस, फर्स्ट ईयर, पहला साल है। अब पहले साल में तुम्हारे पास रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट आई, तुमको 115 BAC से बाहर निकलना था, तो ड्यू डेट के पहले पहले रिटर्न फाइल करके 115 BAC से बाहर निकल जाते। नहीं निकले, तो नहीं निकले में मतलब इट मींस मिस्टर ए कैन नॉट शिफ्ट आउट फ्रॉम सेक्शन 115 BAC। अब इसको डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में ही रहना पड़ेगा क्योंकि इसकी रिटर्न बिलेटेड है। He has to compute his income and tax as per section 115 BAC default tax regime। मतलब फाइनल आंसर, सर मिस्टर ए को 35 AD का बेनिफिट नहीं मिल सकता even if he is eligible, even if he is specified and eligible। उसका बिजनेस स्पेसिफाइड है। सर मिस्टर ए इज रनिंग स्पेसिफाइड बिजनेस,
एंड एलिजिबल बिजनेस। सर मिस्टर ए का बिजनेस कौन सा बिजनेस है? स्पेसिफाइड बिजनेस है। जो 14 बिजनेस के नाम अभी पढ़ेंगे उसमें फॉल कर रहा है। क्या वो सर एलिजिबल है बेनिफिट लेने के लिए? है, लेकिन उसने प्रोसेस गलत कर दिया। क्या? रिटर्न लेट से फाइल कर दी। रिटर्न लेट से फाइल करने से क्या होगा सर? वो 115 बीएसी से बाहर नहीं निकल पाएगा। बाहर नहीं निकल पाएगा तो उसको 115 बीएसी में रहना पड़ेगा, वहां 3580 का बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो एक तरह से क्या कर दिया इसने? लेट से रिटर्न फाइल करके 3580 का बेनिफिट लूज कर दिया। तो आपको ये भी एग्जाम में ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसमें देखो मैंने क्या क्या मिक्स कर दिया। मैंने 3580 के साथ 115 बीएसी के साथ रिटर्न फाइलिंग का कॉन्सेप्ट, तीन कॉन्सेप्ट मैंने मिक्स कर दिया। 3580 का कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिया, सेक्शन 115 बीएसी का कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिया, और रिटर्न तुम टाइम पर फाइल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो उसका कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिया। ध्यान तो रखना पड़ेगा एग्जाम। ठीक सर, एक और एग्जांपल आपको लिखना है, इसको लिखवा दूंगा, डोंट वरी। अभी देखिए क्या हुआ। सर मिस्टर ए स्पेसिफाइड बिजनेस में है और एलिजिबल फॉर डिडक्शन है अंडर सेक्शन 3580। ठीक है। अब क्या हुआ है? सर रिटर्न टाइम पर फाइल की है? यस सर, रिटर्न फाइल्ड विद इन ड्यू डेट। क्या हुआ सर? एज पर सेक्शन 115 बीएसी वो बोलता है मैं रिटर्न टाइम पर फाइल करूंगा और मैं 115 बीएसी में ही फाइल करूंगा। तो फिर अब तुमको क्या ध्यान रखना है? तुमको ध्यान रखना है यहां पर कि अच्छा सेक्शन 3580 का बेनिफिट इसको नहीं देना है, और अगर जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर इसने किया है, कैपिटल एक्सपेंसेस, आप उस पे इसको क्या दे देना? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन दोगे ना सर? हाँ, क्यों नहीं देंगे सर। मिस्टर ए स्पेसिफाइड बिजनेस एलिजिबल फॉर डिडक्शन। मान लो इसने प्लांट खरीदा है 50 लाख रुपए, 50 लाख का प्लांट परचेज किया है। ठीक। अब रिटर्न टाइम पर फाइल किया और 115 बीएसी के अकॉर्डिंग फाइल किया है। 3580 में आप 100% 50 लाख का डिडक्शन इसको नहीं दे पाओगे। फिर क्या देना? सर आप डेप्रिसिएशन दे देना 50 लाख का 15% नॉर्मल, और एडिशनल चेक कर लेना कि एलिजिबल है या नहीं। एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए चेक कर लेना कि ये एलिजिबल है या नहीं। बट मैं क्या कह रहा हूं, तुम एक स्पेसिफाइड बिजनेस रन कर रहे हो, तुम एलिजिबल भी हो, बट तुमने रिटर्न फाइल करते समय क्या बोला? मैं सेक्शन 115 बीएसी में जा रहा हूं। तो जाओ ना, 3580 नहीं मिलेगा, और जो तुमने प्लांट खरीदा उस पर डेप्रिसिएशन ले लो। बोला नहीं सर, मैं शिफ्ट आउट कर गया, मैं शिफ्टेड आउट कर गया, शिफ्टेड आउट फ्रॉम सेक्शन 115 बीएसी। अच्छा सुनो, यहां पर जब तुम 115 बीएसी के अकॉर्डिंग जा रहे हो तो फिर आप टैक्स कंप्यूट कर लेना। टैक्स कंप्यूटेशन वो किसके अकॉर्डिंग करना? सेक्शन 115 बीएसी में जो टेबल है उसके अकॉर्डिंग करना, रेट का टेबल। और यहां पर फिर ध्यान रखना एएमटी के प्रोविजन नहीं लगते हैं। पढ़े हैं क्लास में आप क्या कि अगर सेक्शन 115 बीएसी में रहते हैं तो वहां एएमटी के प्रोविजन नहीं लगते। तो सर 3580 भी नहीं मिला और एएमटी का चक्कर भी खत्म हो गया। सर मैं ये सब क्यों बता रहा हूं? क्योंकि तुमको एग्जाम में ये सब कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट चेक करता है, ध्यान रखना होगा। अभी 3580 पढ़ी नहीं है क्या है, लेकिन सर इसके जो कनेक्शन है ना दूसरे तीसरी जगह, वो पहले क्लियर कर लेना चाहिए, तो क्वेश्चन बनेंगे। सर क्वेश्चन 6-8 मार्क्स के आते हैं, बट उसमें फिर टैक्स कंप्यूटेशन मिक्स होता है, 115 बीएसी एएमटी के कॉन्सेप्ट मिक्स होते हैं, तो उसके लिए ध्यान तो रखना पड़ेगा। सर रिटर्न टाइम पर फाइल की है, साथ में 115 बीएसी से बाहर निकल के नॉर्मल प्रोविजंस में आ चुका हूं, नॉर्मल प्रोविजंस में आ चुका हूं। एंड सर मैं एलिजिबल था तो मैंने सेक्शन 3580 ऑप्ट कर लिया, ऑप्टेड। अब तुम यहां पर 35 एडी का 100% का 50 लाख का डिडक्शन ले लो। डिडक्शन लेके तुम अपनी टोटल इनकम निकाल लो, टैक्स निकाल लो। टैक्स कौन सा? रेगुलर वाला, वही जहां पर एज देख के बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख देते हैं, या फिर 3 लाख देते हैं, या फिर 5 लाख देते हैं। रेगुलर वाला जो आपने
पेज नंबर 2.1 पे पढ़ा हुआ है वॉल्यूम 1 में, 2.5 लाख या फिर 3 लाख या फिर 5 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट स्लैब रेट लगा। बट अब क्या हुआ, तुमने 35 एडी क्लेम किया ना, तो बट एएमटी इज ऑल्सो एप्लीकेबल, एएमटी इज ऑल्सो एप्लीकेबल। अब तुमको यहां पर क्या करना होगा, एडजस्टेड टोटल इनकम कंप्यूट करके एएमटी टैक्स निकालना। अब एडजस्टेड टोटल इनकम निकालने के लिए क्या करते हैं सर, एडजस्टेड टोटल इनकम निकालने के लिए क्या करेंगे सर, तो जो आपकी अभी अभी ऊपर टोटल इनकम आई है उसमें आप 35 एडी वाले बेनिफिट को जोड़ दो, 35 एडी वाले डिडक्शन को जोड़ दो, और क्या घटा देना सर, डेप्रिसिएशन ले लेना, किस पे, प्लांट पे, वो घटा देना, आपकी क्या आ जाएगी, एडजस्टेड टोटल। सर इसी सब चीजों की प्रैक्टिस हमें आगे करनी है, कहा, एएमटी की क्लास। सर पीछे आइडिया दे रखा है मैंने, टैक्स कंप्यूटेशन की क्लास में एएमटी का आइडिया दे दिया है, और आगे हमारे पास डेडिकेटेड क्लास है एएमटी की। सर जब एएमटी की क्लास करेंगे ना, तो वहां पर हमारे पास 10 में से 2-3 क्वेश्चन 35 एडी के हैं। आप जब आगे मेरे से एएमटी की क्लास लेंगे तो वहां पर 2-3 क्वेश्चन 35 एडी के हैं, तो 35 एडी पढ़ रहे हैं पीजीबीपी की क्लास में, तो आगे हमारा बेस बन रहा है एएमटी के लिए, वहां यही करेंगे। सर आपको ये क्रॉस कनेक्शन ध्यान रखना पड़ेगा, मिस्टर ए स्पेसिफाइड बिजनेस रन कर रहा है और 35 एडी के लिए एलिजिबल भी है, प्लांट खरीदा 50 लाख का, रिटर्न टाइम पर फाइल करके बोलता है मैं 115 बीएसई में रहूंगा, तो 35 एडी नहीं मिलेगा, डेप्रिसिएशन ले लो और एएमटी की टेंशन भी नहीं है तुमको। बट इधर बोलता है 115 बीएसई से बाहर निकलूंगा, तो फिर नॉर्मल प्रोविजन में आप 35 एडी लो, 35 एडी का डिडक्शन ले लो 50 लाख का, आप अपनी इनकम निकाल लो, टैक्स निकाल लो। बट साथ में फिर एएमटी भी अप्लाई करना होगा आपको, कि अरे सर ये तो 35 एडी का बेनिफिट लिया, इस पर तो एडजस्टेड टोटल इनकम निकाल के एएमटी टैक्स निकाल के हम हायर पे करेंगे, हम हायर पे करेंगे एएमटी और रेगुलर टैक्स। अगर आपको याद हो मेरी क्लास, अगर आपको मेरी बेसिक वाली क्लास टैक्स कंप्यूटेशन की क्लास याद हो तो, और 35 एडी का एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, तो एएमटी में बोलता है 35 एडी का बेनिफिट जो लिया उसको वापस जोड़ दो और उसके बदले डेप्रिसिएशन घटा दो। सर यही बात तो 115 बीएसई भी बोल रहा था, ठीक है, 115 बीएसई में चॉइस नहीं है, वहां तुमको 35 एडी मिलेगा ही नहीं, डेप्रिसिएशन मिलेगा, और वहां चॉइस नहीं है, वो एक ही तरीका है। जब आप 115 बीएसई से बाहर निकलते हो तो सबसे पहले आप नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग इनकम और टैक्स निकालना, फिर उसके बाद एएमटी चेक करना है और फिर हायर टैक्स देना है, नॉर्मल वाला या एएमटी वाला। ये प्रोसेस है, ये तुमको करना ही पड़ेगा एएमटी। सर एएमटी का कॉन्सेप्ट्स कहां कहां अप्लाई करेंगे, जब हम 10AA का बेनिफिट लेंगे, जब हम 35 एडी का बेनिफिट लेंगे, और या फिर जब हम, अच्छा एएमटी किसके लिए लगाते हैं, एसएससी अदर देन कंपनी, नॉन कंपनी एसएससी, तो इंडिविजुअल का क्वेश्चन है, नॉन कंपनी एसएससी पढ़े यही क्लास में, आपको मैं तो बस ये रिकॉल करवा रहा हूं। नॉन कंपनी, कंपनी पे मैट, अदर देन कंपनी पे एएमटी, सिलेबस में है। सर एएमटी क्यों लग रहा है, क्योंकि आप 10AA का बेनिफिट ले रहे हैं। आगे पढ़ेंगे इसको हम लोग वॉल्यूम 2 में, 1 घंटे की क्लास है और एग्जाम में करके जाना है वो चैप्टर, सिर्फ 1 घंटे की क्लास है 10AA की, और एग्जाम में करके जाना है आपको, हो सकता है 4-5 मार्क्स वहीं से आ जाए। या फिर एसएससी क्या ले रहा है, 35 एडी का बेनिफिट जो अभी चल रहा है, और या फिर एसएससी क्या ले रहा है, 80IA से लेकर 80RRB का बेनिफिट जिसमें 80P नहीं है। अगर एसएससी ये 3 रेंज के बेनिफिट्स ले रहा है, 10AA का या 35 एडी का या इनकम बेस्ड डिडक्शन 80IA से RRB, तो फिर उसके ऊपर एएमटी के प्रोविजंस लगते हैं। तो 35 एडी में क्या करना होगा, 35 एडी का जो बेनिफिट्स है उसको वापस जोड़ के उस पर डेप्रिसिएशन घटा दो, और फिर आप उस पर एएमटी का रेट लगा के देखो हायर कौन सा टैक्स है। सर इसकी प्रैक्टिस हम लोग वॉल्यूम 2 में करेंगे, डोंट वरी, बस थोड़ा आगे आपको वेट करना पड़ेगा। किसका, एएमटी चैप्टर का। मैं रेफरेंस दे देता हूं सर, चैप्टर नंबर, पेज नंबर 19.1 पे पहुंचेंगे हम लोग, तो कर लेंगे एएमटी की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। हमारे पास 8 से 10 क्वेश्चन है वहां पे। सर एसईजेड की एक क्लास आपको लेनी है, आपको वहां बुक पेज नंबर 18.1 पे पहुंचना ही पहुंचना है। वॉल्यूम 2 की बात मैं बोल रहा हूं। सर मैंने शुरू में बोला हुआ टैक्स कंप्यूटेशन की क्लास में क्या,
जहां एएमटी है वो टॉपिक आपको एग्जाम में छोड़ के जाना नहीं है। आपका डिडक्शन का क्लास हो चुका है, टीआईए टू आरआरबी कवर्ड हो चुका है। हम जानते हैं अब कौन सा बेनिफिट्स वहां पर हमारे सिलेबस में है। जैसे क्यूक्यूबी आरआरबी का बेनिफिट लेते हो तो हमारे सिलेबस में वो है। अब सीएमए इंटर वाले बच्चे स्टार्टअप का एक टीआईएसी का बेनिफिट लिए हैं तो वहां पर एएमटी लग सकता है। एक टीआईएसी पढ़ा है लास्ट क्लास में एक्स्ट्रा बोल के। तो सर मैंने शुरुआत टैक्स कंप्यूटेशन की क्लास में आपको बोला हुआ है कि जहां एएमटी के प्रोविजंस लगते हैं उनको छोड़ के नहीं जाना है एग्जाम में। और 115 बीएससी तो तुम्हारे खून में होना चाहिए। सुबह उठाओ, दोपहर में उठो या रात में सोते समय, सुबह उठने के बाद या रात में सोते समय आपको 115 बीएससी आपके टिप्स पे होना चाहिए कि भाई 115 बीएससी क्या बला है, इसमें क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्या टैक्स रेट्स हैं, लॉसेस पे क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, रिटर्न फाइलिंग के बारे में क्या कॉन्सेप्ट्स है, ऑप्शन मतलब शिफ्ट आउट का क्या ऑप्शन है, हर साल मिलेगा या एक ही बार लाइफ में मिलेगा। बहुत कुछ आपको 115 बीएससी में पढ़ाया है सर। एक तरह से आज उसको यहां मैंने यूज कर। तो अभी हम लोग 35 एडी में गए नहीं आगे, लेकिन इतनी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तभी मैं बोल रहा हूं 35 एडी एग्जाम्स के लिए 6-8 मार्क्स तक का क्वेश्चन बना सकता है। आपको तैयार तो आपको रहना पड़ेगा, तैयार तो आपको रहना पड़ेगा। तो ये फ्लो में आपको मैंने पूरा एग्जाम्स का एक क्लैरिटी दे दिया कि किस तरीके का फ्लो आपका जाएगा। एएमटी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग एएमटी चैप्टर में करेंगे, पेज नंबर 19.1 ऑनवर्ड्स। सर एक हेडिंग दे दीजिए 35 एडी और लिखिए पहले इसको सेक्शन 35 एडी। आप अपने रजिस्टर में एक हेडिंग दे दीजिए, ठीक है, और इसको लिखिए। देखिए यहां छोटी सी चीज बुक में लिखना चाहते हैं, लिख लीजिए। सर रजिस्टर का पेज नंबर का रेफरेंस दे दीजिएगा जहां से नोटिंग वोटिंग करना चालू कर रहे हैं। 35 एडी का बेनिफिट इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म किसी को भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसके लिए देखना होगा कि आप स्पेसिफाइड बिजनेस रन कर रहे हैं कि नहीं। उसके बाद देखना होगा आप एलिजिबल है कि नहीं। एलिजिबल के बाद देखना होगा आपने ऑप्ट किया कि नहीं किया। और साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि आप 115 बीएससी से बाहर निकले हैं या नहीं निकले हैं, टाइम पर रिटर्न फाइल करके। डन। वीडियो रोक के यहाँ पर छोटी छोटी बातें लिख ली आपने। एएमटी का भी ख्याल रखना है, 115 बीएससी का भी ख्याल रखना है। अब याद तो रहेगा नहीं आपको ये सब ख्याल रखना, इसीलिए मैंने आपको यहां पर एग्जाम्पल करा रहा। रिटर्न लेट से फाइल करने से क्या होगा? रिटर्न लेट से फाइल करोगे तो 115 बीएससी में ही रहना होगा और वहां 35 एडी का बेनिफिट नहीं मिलता है। डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट सर 115 बीएससी में जाएंगे तो क्या होगा और 115 बीएससी से शिफ्ट आउट कर जाएंगे तो क्या होगा। पूरा फ्लो बना दिया आपका मैंने। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम नाइट फ्लो। ये फ्लो चार्ट आप अपना देख लेना, फ्लो किस तरीके से जा रहा है। डन। वीडियो रोक के लिखा। सर रिसर्च में प्लांट खरीदते थे तो सेक्शन 35 का बेनिफिट मिलता था। आज स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए आप प्लांट खरीद रहे हैं तो 35 एडी के बेनिफिट्स का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। 100% का बेनिफिट यहां भी है। बेनिफिट लोगे तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, ठीक, और बेनिफिट नहीं दोगे तो डेप्रिसिएशन क्लेम करो, कोई दिक्कत नहीं है। डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। चलिए इसी बहाने 115 बीएससी की यादें ताजा हो गई। इसी बहाने आपका एएमटी का कॉन्सेप्ट जो हम लोग को भी बहुत पहले पढ़े टैक्स कंप्यूटेशन की क्लास में वॉल्यूम 1 में थोड़ा तो पढ़ाई दिया है आपको, वहां पे थोड़ा पढ़ना बाकी है, वो हम आगे पेज नंबर 19.1 में देखेंगे। डन। वीडियो रोक के लिख लिया। अब यहां देख लेते हैं, कुछ डिस्कस कर लें आपके साथ। पहले मैं समझा देता हूं, उसके बाद लिखना। सेक्शन 35 एडी स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस कौन कहलाएंगे? सर
टोटल 14 बिजनेसेस के नाम लिस्टेड हैं आपके पास, जो अभी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस भी करेंगे। अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप स्पेसिफाइड बिजनेस है। ठीक सर, उसके बाद 14 बिजनेस आपको याद रखना है, ध्यान रखना एग्जाम के लिए। एक होता है नॉर्मल बिजनेस, एग्जाम के लिए पीजीवीपी में एक होगा नॉर्मल बिजनेस, दूसरा होता है स्पेकुलेटिव बिजनेस, जिसके बारे में हम लोग सेट ऑफ लॉस चैप्टर में पढ़ेंगे कि स्पेकुलेटिव बिजनेस का अगर कोई लॉस है तो स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ होगा, बच गया तो 4 साल के लिए क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड। नॉर्मली बिजनेस लॉस 8 इयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है। ठीक है, अगर आपका नॉर्मल बिजनेस है, नॉर्मल स्पेकुलेटिव नहीं है और स्पेसिफाइड नहीं है, नॉर्मल बिजनेस लॉस, तो सर नॉर्मल बिजनेस पहला नंबर, इसके लॉसेस 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होते हैं। सेम ईयर में ये एचपी से, कैपिटल गेन से, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस सेट ऑफ हो जाता है, सैलरी से नहीं होता है नॉर्मल बिजनेस लॉस। बट अगर तुम बोलोगे तुम्हारे पास स्पेकुलेटिव बिजनेस है, जिसके बारे में हम लोग सेट ऑफ लॉस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो सर ये दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं होगा। स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस ऊपर नॉर्मल बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा, और कैरी फॉरवर्ड भी 4 साल के लिए होता है। फिर एक तीसरी कैटेगरी आती है जो अभी हमारी क्लास में चल रही है, स्पेसिफाइड बिजनेस। सर एग्जाम में अगर वर्ड आता है स्पेसिफाइड बिजनेस, मतलब हम 35 ईडी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, और कहीं ये वर्ड है ही नहीं। स्पेसिफाइड बिजनेस मतलब सर 14 कैटेगरी ऑफ बिजनेसेस के नाम लिखे हुए हैं, देख लेंगे उसमें आप फॉलो कर रहे हैं कि। अब इसके बाद हो सकता है आप एलिजिबल हो सकता है आप एलिजिबल ना हो। वेदर एलिजिबल और नॉट, किसके लिए सर, सेक्शन 35 ईडी के बेनिफिट के लिए। हो सकता है आप एलिजिबल हो सकता है आप एलिजिबल ना हो। सर एलिजिबल कैसे बनेंगे, तो से फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपको 115 बीएसी से बाहर निकल के ऑप्ट करना पड़ेगा 35 एडी, तो एलिजिबल ऐसे बन सकता है। सर 35 एडी का बेनिफिट आप सभी एससीसी को देंगे कि नहीं देंगे, खाली इंडिविजुअल को देंगे? सर मैं एनी पर्सन एनी एसएससी को बेनिफिट दे सकता हूं, लेकिन जब इंडिविजुअल की बात आई तो फिर मुझे सेक्शन 115 बीएसी देखना पड़ेगा। सर उसके अलावा क्या देखते हैं, बिजनेस का नेचर क्या है, 14 बिजनेस में आपका नाम फॉल कर रहा है कि नहीं, आपने बिजनेस कब कमेंस किया है। ये जो 14 बिजनेस है, कमेंसमेंट की डेट उसमें लिखी हुई है, उस डेट के बाद अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आप एलिजिबल है, नहीं तो नहीं एलिजिबल है। सर ओल्ड प्लान एंड मशीनरी है क्या, है तो कितना परसेंट है, इसकी कैलकुलेशन करेंगे। क्या आपने ऑडिट करवाई, ऑडिट रिपोर्ट टाइम पे सबमिट की 35 एडी का बेनिफिट लेने के लिए। और एक तो क्या ध्यान रखना पड़ेगा, सर ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल, तो एसएससी हैज टू ऑप्ट सेक्शन 35 एडी। एलिजिबल होने के बाद आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी के लिए क्या देखते हैं, बिजनेस का नाम, बिजनेस कब स्टार्ट हुआ, पुरानी मशीनें कितनी हैं, ऑडिट रिपोर्ट आई कि नहीं आई, वो सब देखते हैं। सर जनरली आप स्पेसिफाइड हैं, मान लीजिए सर मेरा बिजनेस स्पेसिफाइड, मतलब वो 14 बिजनेस के नाम में मेरा नाम आ रहा है और मैं सर सारे कंडीशन फुलफिल कर रहा हूं एलिजिबिलिटी के। अब तुमको ऑप्ट करना पड़ेगा। ऑप्ट करने से क्या होगा, सर तुम्हारे सभी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का 100% हम आपको क्या दे देंगे, डिडक्शन दे देंगे 35 एडी। सर 115 बीएसी से आप शिफ्ट आउट कर चुके हैं अगर इंडिविजुअल है तो, 115 बीएसी से आपको बाहर निकलना होगा, तभी आप एलिजिबल बने हैं, तभी आप ऑप्ट कर पा रहे हैं। आपको सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर का हम 100% डिडक्शन देंगे, मतलब कोई डेप्रिसिएशन नहीं लेना है, कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं लेना है। बट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट लेंगे, आप ध्यान से देखिए, ये 3 नंबर डाले हैं। आपको जमीन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, इस पे डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलता। गुडविल का बेनिफिट नहीं मिलेगा, इस पे डेप्रिसिएशन बना है, पढ़ चुके हैं आप। एंड लास्ट, अगर आपने अपने बिजनेस में किसी दूसरे एंटिटी के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट किया है, मान लो मैं बिजनेस चला रहा हूं, बिजनेस चलाने के लिए मुझे दूसरे के बिजनेस में 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ गए, उसके डिवेंचर में, उसकी इक्विटी में। मतलब मैं बिजनेसमैन हूं, बहुत बड़ी कंपनी, एक दूसरी कंपनी बोलती है मेरे डिवेंचर खरीदोगे तभी मैं तुम्हें नो हाउ दूंगा, ऐसा कुछ डील होता है, तो मुझे उसके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदने पड़ गए, इन्वेस्टमेंट्स। तो सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, लैंड, गुडविल, इन 3 चीजों का आपको 35 एडी में बेनिफिट नहीं मिले। ऐसे भी लैंड एंड गुडविल के केस में तो आप डेप्रिसिएशन ले नहीं सकते। सर अभी पीछे हमने पढ़ा क्या, सेक्शन 35 रिसर्च, उसमें हमने क्या पढ़ा, जमीन का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ध्यान रखना, जमीन का बेनिफिट किसी भी सेक्शन में नहीं मिलता है। सर आपने जमीन खरीदी है, आप डेप्रिसिएशन सेक्शन 32
सेक्शन 32 नहीं ले सकते। आप रिसर्च के लिए जमीन खरीदे हो, सेक्शन 35 का बेनिफिट नहीं ले सकते। अभी अभी 35 एडी का बेनिफिट लेना चाहते हो, नहीं मिलेगा अगर जमीन खरीदे। ध्यान रखना है। सर वो आपने रिसर्च में बताया था, इसमें भी तो ऐसा हो सकता है कमेंसमेंट से पहले के खर्चे। हाँ, बिजनेस कमेंस 35 ईडी वाला बिजनेस कमेंस हुआ है मान लो करंट ईयर में, तो उसके पहले के खर्चे प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर्स का भी बेनिफिट मिल जाएगा सर इन द ईयर ऑफ कमेंसमेंट। हाँ मिल जाएगा सर, प्री कमेंसमेंट एक्सपेंसेस का 100% बेनिफिट मिल जाएगा। इनफैक्ट जैसा रिसर्च में आपने पढ़ा 3 साल की लिमिट, यहाँ कोई लिमिट नहीं है। खाली क्या ध्यान रखना है, अगर आपके प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं तो आप देख लो आपने बुक्स में उसको कैपिटलाइज किया कि नहीं किया ऑन अ फर्स्ट डे, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट डे। सर मेरा बिजनेस कमेंस हुआ मान लो 1 नवंबर को या 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल को आपने पुराने खर्चे प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर को बुक में क्या करना है, कैपिटलाइज, और फिर उसका डिडक्शन ले लेना है। कैपिटलाइज करके डिडक्शन लेने का मतलब क्या है, फिर आपको उसके अगेंस्ट में कोई डेप्रिसिएशन या कोई और सेक्शन का बेनिफिट नहीं क्लेम करना है। तो सर बिजनेस कमेंसमेंट के बाद के खर्चे हो या पहले के खर्चे हो, आपको 35 एडी का बेनिफिट मिल जाएगा। लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं होना चाहिए। पुराने खर्चे 3 साल से भी ज्यादा पुराने हो सकते हैं, ईयर की कोई लिमिट नहीं है। 3 साल वाली बात जो हमने रिसर्च में पढ़ी वो यहाँ पर कोई एप्लीकेबल नहीं। तो यही बेनिफिट आपको 35 एडी का। और सुनो सर, डिडक्शन लेने पे लॉस हो गए, सर आप बोल रहे हैं 100% डिडक्शन ले लो कैपिटल एक्सपेंडिचर का, स्पेसिफाइड बिजनेस है, हाँ 35 एडी का बेनिफिट ले रहे हो, हाँ सर, लेने से क्या हो गया, लॉस हो गया, हाँ सर लॉस हो गया, तो सर इस लॉस का स्पेशल ट्रीटमेंट होगा, इस लॉस का स्पेशल ट्रीटमेंट होगा। आप इस लॉस को 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं सर, 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं सर, इनडेफिनेट पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अपने इस बिजनेस के लॉस। सर स्पेसिफाइड बिजनेस में 35 ईडी का जो 100% डिडक्शन था लेने से, या 35 ईडी के बिजनेस में जो भी बेनिफिट्स हैं उसको लेने से लॉस हो गए। सर नॉर्मली बिजनेस लॉस 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है, लेकिन ये बिजनेस में भी कौन सा बिजनेस है, स्पेसिफाइड बिजनेस एलिजिबल फॉर सेक्शन 35 ईडी, और उसका बेनिफिट लेने से लॉस हुआ है, तो आप इस लॉस को इनफाइनाइट पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और ये सेट ऑफ किससे होगा, सर ये सेट ऑफ दूसरे हेड से नहीं हो सकता, नॉर्मल बिजनेस से नहीं हो सकता, सिर्फ किससे सेट ऑफ होगा, कैन बी सेट ऑफ विथ ओनली स्पेसिफाइड बिजनेसेस इन करंट ईयर और इन नेक्स्ट ईयर्स। सर ये जो लॉसेज है, तुम सोचोगे कि तुम दूसरे नॉर्मल बिजनेस से कर लो, हाउस प्रॉपर्टी हेड से कर लो, कैपिटल गेन हेड से कर लो, तो नहीं सर, स्पेसिफाइड बिजनेस 35 ईडी के कारण लॉस हुआ है, आप इसको स्पेसिफाइड बिजनेस से ही सेट ऑफ कर सकते हो, वेदर एलिजिबल और नॉट। आप जिस स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ करना चाहते हो वो 35 ईडी का बेनिफिट ले तो ठीक, ना ले तो ठीक, आप सेट ऑफ कर सकते हो। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है एग्जाम नाइट का, जिसको आपको रिवीजन करना हो। सर आपका नॉर्मल बिजनेस लॉस है, आपका नॉर्मल बिजनेस लॉस है, आप इसको हाउस प्रॉपर्टी इनकम से सेट ऑफ करना चाहते हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। सर ये लॉसेस वाली बात और हम डिटेल में चर्चा करेंगे सेट ऑफ लॉस चैप्टर में, अभी बात हो रही है स्पेसिफाइड बिजनेस की, तो कर रहे हैं क्या नॉर्मल बिजनेस लॉस तुम्हारा एचपी हेड से सेट ऑफ हो जाएगा सेम ईयर में, हाँ सर सेम ईयर में हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो आपके पास स्पेसिफाइड बिजनेस है, स्पेसिफाइड बिजनेस, क्या आप 35 ईडी का बेनिफिट ले रहे हैं वहां पे, हाँ सर ले रहे हैं, क्या हो गया यहां से, लॉस हो गया, हाँ सर लॉस हो गया, क्या सेम ईयर में आप एचपी इनकम से सेट ऑफ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, सेम ईयर में भी नहीं और अगले साल भी नहीं। आप स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस को, जो 35 ईडी का बेनिफिट ले रहा है, कि लॉस को आप सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस से सेट ऑफ कर सकते हैं, चाहे वो एलिजिबल हो या ना हो। सर एग्जांपल देना वेदर एलिजिबल और नॉट का, थोड़ा सा यहां देखिए। सर आपका नॉर्मल बिजनेस है, नॉर्मल बिजनेस है, 14 बिजनेस नहीं है सर, आप वो जो 14 बिजनेस चला रहे हो ना, 14 स्पेशल बिजनेस, वो ये नहीं है, नॉर्मल बिजनेस से क्लॉथ ट्रेडिंग, से क्लॉथ ट्रेडिंग, उन 14 बिजनेस में क्लॉथ ट्रेडिंग नाम नहीं है सर, वहां से लॉस है, तो इसको आप सेट ऑफ कर सकते हो किससे,
बिजनेस प्रॉफिट कहां से? सर स्पेसिफाइड बिजनेस 35 एडी में प्रॉफिट हो रहा है, सेट ऑफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये नॉर्मल बिजनेस लॉस है, इसको तुम किसी भी बिजनेस इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो, इसको तुम नॉर्मल से सेट ऑफ कर सकते हो, नॉर्मल से सेट ऑफ कर सकते हो, इसको तुम स्पेकुलेटिव से सेट ऑफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर इधर लॉस है, किधर? नॉर्मल बिजनेस में लॉस। तो मैंने तो क्या कहा, नॉर्मल बिजनेस लॉस को तो तुम हाउस प्रॉपर्टी इनकम से भी सेट ऑफ कर सकते हो। सर कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, किसी भी से भी सेट ऑफ कर सकते हो सेम ईयर में। तो सर नॉर्मल बिजनेस को मैं नॉर्मल बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ कर सकता हूँ, स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ कर सकता हूँ, स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ कर सकता हूँ। इधर इनकम है ना, कर दो सेट ऑफ, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। बट अपोजिट में चलते हैं। सर बिजनेस लॉस है, हाँ सर बिजनेस लॉस है। कौन सा बिजनेस है? स्पेसिफाइड एंड एलिजिबल फॉर सेक्शन 35 लॉस हुआ है यहाँ पे, हाँ। सेट ऑफ करना चाहते हैं किससे? नॉर्मल नॉन स्पेसिफाइड से, क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग से, हो जाएगा सेट ऑफ? नहीं। सर स्पेसिफाइड बिजनेस कौन सा है? सर एक हॉस्पिटल है मेरे पास 300 बेड का, जो मैंने प्रीवियस ईयर 22-23 में कमेंस किया है, और मैं 35 एडी के लिए एलिजिबल हूं। अच्छा चलो देखते हैं हॉस्पिटल का नाम है क्या इस लिस्ट में। है सर, पेज नंबर 20 में अगर हम आते हैं तो हॉस्पिटल का बेनिफिट मिलता है। ये देखिए, अगर आपने हॉस्पिटल का बिजनेस 1/4/2010 और उसके बाद स्टार्ट किया है एनीवेयर इन इंडिया विथ एटलीस्ट 100 बेड्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर 2010-11 और उसके बाद कभी भी स्टार्ट किया हो, 1/4/2010 और उसके बाद तुमने कभी भी हॉस्पिटल स्टार्ट किया हो कम से कम 100 बेड वाला, तो आप इस पर 35 एडी का बेनिफिट ले सकते हैं। तो सर मैंने हॉस्पिटल 22-23 में स्टार्ट किया है, 300 बेड है, हॉस्पिटल का बिजनेस है, तो मैं तो 35 एडी का बेनिफिट तो लूंगा। सर लेने से क्या हो गया? लॉस। अब मैं इसको सेट ऑफ करना चाहता हूं किससे? स्पेसिफाइड बिजनेस, बट जो एलिजिबल नहीं है 35 एडी। कैसे सर? एक और हॉस्पिटल है मेरे पास, अनदर हॉस्पिटल। सर मेरे पास अनदर हॉस्पिटल है 200 बेड का, लेकिन वो मैंने 2008 में स्टार्ट कर रखा है, बिफोर 1/4/2010, ओल्ड हॉस्पिटल। क्या मैं अब यहां सेट ऑफ कर सकता हूं? यस कर सकते हैं। सर इसी बिजनेस को मैं अगर कपड़े मैन्युफैक्चरिंग वाले प्रॉफिट से सेट ऑफ करना चाहूं तो नहीं कर सकते, स्पेसिफाइड को सिर्फ स्पेसिफाइड से सेट ऑफ करना पड़ेगा, और उसके बाद ये इनफाइनाइट टाइम तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। नॉर्मल वाला 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है, नॉर्मल वाले पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, वो किसी भी बिजनेस से सेट ऑफ हो सकता है। कैरी फॉरवर्ड कितने साल के लिए होगा? 8 साल के लिए होगा। ये सिर्फ स्पेसिफाइड से सेट ऑफ होगा। अच्छा सर हॉस्पिटल मेरा एलिजिबल नहीं है, वहां प्रॉफिट है, उससे सेट ऑफ कर दो। सर इसी 300 बेड हॉस्पिटल से अगले साल प्रॉफिट हुआ, कर दो सेट ऑफ। सर 300 बेड वाले हॉस्पिटल में लॉस हुआ है और आप 200 बेड वाले हॉस्पिटल, ओल्ड हॉस्पिटल से सेट ऑफ करना चाहते हैं, कर सकते हैं सर। हाँ ये स्पेसिफाइड है बट नॉट एलिजिबल है, वहां प्रॉफिट हो रहा है ना, कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो सर यही चीज यहां पर आपको बता रहा है कि अगर स्पेसिफाइड बिजनेस से लॉस हुआ तो क्या करना है। सर ये इन्हीं की इनकम से सेट ऑफ होगा, और बच गया तो इनफाइनाइट टाइम तक कैरी फॉरवर्ड होगा, 4 साल 8 साल की कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो फायदा है ना 35 एडी में, तुम जब तक लॉस को सेट ऑफ नहीं करो तब तक तुम इसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो सर कुछ बातें हैं जो नोट्स में आप पढ़ चुके, जैसे कि अगर हम इस पेज पे जाएं तो देखो ये वाला पॉइंट हमारा हो गया, पेज नंबर 21 में पहला पॉइंट हो गया कि सर अगर एलिजिबल है, ऑप्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, तो आप 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट ले। सर प्री कमेंसमेंट का खर्चे का बेनिफिट मिलता है, ये देखिए चौथा नंबर हो गया कि अगर आपके बिजनेस के कमेंसमेंट से पहले का खर्चा है तो आप उसको बुक्स में कैपिटलाइज कर दो फर्स्ट ईयर में, जिस ईयर में तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, कमेंस करोगे, कमेंसमेंट के पहले के सभी खर्चे को कैपिटलाइज करके डिडक्शन ले लो। 3 साल की कोई टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, ये पॉइंट भी हो गया आपका। ये तीसरा नंबर पॉइंट, हम लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का बेनिफिट नहीं देंगे, इसको तो स्पेशली याद रखना है तुमको। ठीक, बहुत सारे पॉइंट्स हो गए हमारे अभी तक के डिस्कशन में। और देखो ये सेट ऑफ, अभी जो हम लोगों ने लॉस सेट ऑफ की बात कही, ये देखिए इंपॉर्टेंट, ये हो गया। अगर लॉसेज हैं तो स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ करोगे, वेदर एलिजिबल और नॉट।
और बच गया तो इनफाइनाइट टाइम तक कैरी फॉरवर्ड करोगे, कोई टाइम लिमिट नहीं है। बट आप सोचोगे स्पेसिफाइड एंड एलिजिबल बिजनेस के लॉसेस को हाउस प्रॉपर्टी या नॉर्मल बिजनेस से सेट ऑफ करें, तो हम नहीं देंगे। आप सिर्फ अदर स्पेसिफाइड बिजनेस से ही सेट ऑफ करोगे, वेदर एलिजिबल और नॉट। क्लास एग्जांपल दे दिया मैंने अभी अभी इस पे, क्लास एग्जांपल मैंने हॉस्पिटल वाला अभी अभी इस पे दे दिया। कुछ कुछ पॉइंट्स हो गए ना हमारी बातों बातों में। और सर ये पॉइंट्स क्या है, पॉइंट नंबर 2, तो सर पॉइंट नंबर 2 वैसा ही है, वो 10,000 की लिमिट पढ़े थे ना अभी पीछे, कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस करोगे तो कैश में कर सकते हो, लेकिन 10,000 पर डे पर पर्सन, या फिर आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, पीछे मशीनों में पढ़े आपने, तो आप 10,000 पर डे पर पर्सन तक का ही खर्चा कर सकते हो कैश में। सेम लिमिट एप्लीकेबल यहाँ है कि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर कैश में कर दिए 10,000 से अधिक पर डे पर पर्सन, तो 35AD का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे हमने पढ़ा डेप्रिसिएशन, मान लो आपने प्लांट परचेज कर लिया, प्लांट परचेज कर लिया 40,000 का कैश में, ठीक, तो ये 10,000 से अधिक का हो गया ना। अब आपको यहां पर 35AD नहीं मिलेगा। जैसे आप डेप्रिसिएशन नहीं क्लेम कर पा रहे थे कैश परचेज पे, आपको 35AD नहीं मिलेगा। तो क्या 35AD में भी 10,000 की लिमिट है सर? हाँ, 10,000 की लिमिट है। तो आपके देखो ये चारों पॉइंट्स हमारे बातों ही बातों में क्लियर हो गए। तो ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, क्लियर तो हो रहे हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ गए हम लोग। वीडियो रोक के लिखा, डन, वीडियो रोक के लिखा। यहां तो पेज नंबर कोट कर देना आप रजिस्टर का, जहां मेरा एग्जांपल लिखोगे। डन, वीडियो रोक के लिखा। ये लिख चुके थे आप अच्छे से रजिस्टर में, है ना? ये भी लिख चुके थे फ्लो कैसे जा रहा है हमारा। अब यहां से काफी अच्छा डिस्कशन ये आपका गया। ये 3 तरह के बिजनेस होते हैं। सेट ऑफ, जब लॉसेज होंगे तो उनके प्रिंसिपल सेट ऑफ के डिफरेंट हैं इस तीनों में। नॉर्मल के सेट ऑफ के रूल अलग है, स्पेकुलेटिव के सेट ऑफ के रूल अलग है, स्पेसिफाइड के सेट ऑफ के रूल अलग है। सर स्पेसिफाइड का तो बता दिया अभी क्लास में, बाकी दोनों का हम लोग सेट ऑफ लॉस चैप्टर में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आइडिया रखना अभी फिलहाल कि बिजनेस में 3 कैटेगरी होती है, नॉर्मल, स्पेकुलेटिव, स्पेसिफाइड। अगर वहां लॉस हुए तो उनके सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के नियम अलग अलग हैं। सर 35AD वाले बिजनेस को अगर प्रॉफिट होता है, सर 35AD वाले बिजनेस को जरूरी तो नहीं कि हमेशा लॉस होगा, प्रॉफिट होता है, PGBP इनकम आती है, तो क्या उस पर कोई स्पेशल रेट है? नहीं, कोई स्पेशल टैक्स रेट नहीं है। सर जैसा आपने 111A पढ़ा, 112A पढ़ा, 112 पढ़ा कैपिटल गेन के लिए, क्या वैसा कोई स्पेशल रेट है 35AD वाले बिजनेस? सर टैक्स रेट कोई स्पेशल नहीं है, इनको डिडक्शन स्पेशल मिला हुआ है कि इनको मशीन, प्लांट, फर्नीचर। अब सोचो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे तो 200-300 करोड़ रुपया तो लग ही जाएगा तुम्हारा 100 बेड के हॉस्पिटल में। एक एक्सरे मशीन आती है 5-5 करोड़ की। जो पेशेंट के बेड होते हैं ऑटोमेटिक वाले बेड, वही आते हैं 20-20 लाख रुपए के। तो एक हॉस्पिटल को बनाने में सोचो तुम कितना फर्नीचर में खर्चा करोगे, प्लांट में खर्चा करोगे और बिल्डिंग पे खर्चा करोगे। सबका डिडक्शन मिल जाएगा, यानी हॉस्पिटल को पहले साल तो लॉस आना ही आना है। अब वो लॉस आगे के सभी प्रॉफिट को जीरो करता जाएगा। कब तक? जब तक वो लॉस जीरो ना हो जाए। यानी हॉस्पिटल के बिजनेस में शुरू के 8-10 साल तो तुमको टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ऑफ 35AD। बिकॉज ऑफ 35AD हॉस्पिटल में शुरू के 8-10 साल तो तुमको कोई टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? सर कैपिटल एक्सपेंडिचर काफी होता है हॉस्पिटल में, पहले साल लॉस होगा ही होगा, नो टैक्स। और वो लॉसेज अब अगले साल कितने भी सालों तक तुम अपने प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते हो। तो जब तक तुम्हारा, सर पॉइंट क्या है, जब तक तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकवर नहीं हो जाए तब तक गवर्नमेंट तुमसे टैक्स नहीं लेना चाहती है 35AD। करो ये बिजनेस, कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है करो, पहले साल लॉस आएगा बेनिफिट मिलने पर, और वो लॉस आगे के सभी प्रॉफिट को एडजस्ट करता रहेगा जब तक वो लॉस जीरो ना हो जाए। यानी शुरू के 8-10 साल जब तक तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर तुम्हारे बिजनेस से रिकवर ना हो जाए तब तक तुमको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 35AD इज अ काइंड ऑफ टैक्स इंसेंटिव, इट इज अ काइंड ऑफ टैक्स इंसेंटिव। एक्सपेंडिचर बेस्ड डिडक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर बेस्ड डिडक्शन। एक्सपेंडिचर करो और डिडक्शन लो।
सर इनकम बेस्ड डिडक्शन, इनकम है तो डिडक्शन मिलेगा, इनकम बेस्ड डिडक्शन, अगर इनकम है तो बेनिफिट मिलेगा। वो पढ़ते हैं 80IA टू 80RRB। अच्छा रॉयल्टी की इनकम है, 3 लाख का डिडक्शन ले लो। इनकम बेस्ड डिडक्शन है वो जीटीआई के बाद मिलता है। और ये पीजीबीपी के अंदर 35AD का बेनिफिट क्या है? एक्सपेंडिचर करो बेनिफिट लो, लॉस हो रहा है लॉस को आगे सेट ऑफ करते रहो। ये पर्पस है इस सेक्शन का। गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेना चाहती है 14 बिजनेसमैन से जब तक उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर पूरा रिकवर नहीं हो जाता, पूरा उनके प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं हो जाता। लिखिए, कोई स्पेशल टैक्स रेट नहीं है इनके इनकम पे। हाँ, डिडक्शन लेते समय स्पेशल एडवांटेज है, 100% का बेनिफिट मिलता है, लॉसेस अनलिमिटेड पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है। डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। डन। वीडियो रोक के लिखा। सर फॉर एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूं तुमको एग्जाम्पल। आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है, इसका क्या नियम है? आप इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं सेम ईयर में। ठीक, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये बन जाएगा लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन। उसके बाद अब ये सेम ईयर में तुम सोचोगे कि हाउस प्रॉपर्टी से सेट ऑफ हो जाए, नहीं होगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से हो जाए, नहीं होगा। पीजीबीपी से हो जाए, नहीं होगा। सैलरी से सेट ऑफ हो जाए, नहीं होगा। जनरली होते हैं। मान लो तुम्हारे पास एचपी लॉस है तो तुम उसको पीजीबीपी से सेट ऑफ कर सकते हो। सर अगर मेरे पास एचपी लॉस है तो क्या मैं उसको पीजीबीपी से सेट ऑफ कर सकता हूं सेम ईयर में? यस, कर सकते हो। सर एचपी लॉस है, सैलरी से सेट ऑफ कर सकता हूं? यस, कर सकते हो। सर इसको बोलते हैं इंटर हेड एडजस्टमेंट। इसको क्या बोलते हैं सेट ऑफ की लैंग्वेज में? इंटर हेड एडजस्टमेंट। वो इंटर हेड एडजस्टमेंट्स कैपिटल गेन में अलाउ नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ होगा, बच गया तो उसको क्या कहेंगे? लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन। अब ये दूसरे हेड से एडजस्ट नहीं होगा, नो इंटर हेड एडजस्टमेंट। फिर क्या होगा सर? सर फिर ये कैरी फॉरवर्ड होगा। नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर्स। और सेट ऑफ किससे होगा? सेट ऑफ ओनली विथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ये स्पेशल कैरेक्टर है किसका? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस का स्पेशल ट्रीटमेंट है। सर ये तो एग्जाम के लिए ध्यान रखोगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अगर है तो उसका स्पेशल ट्रीटमेंट क्या होगा? स्पेशल ट्रीटमेंट। ठीक, अब इसी आइडिया पर अभी ये सब बताया आपको कि अगर तुमको स्पेसिफाइड बिजनेस से अगर लॉस है, 35AD का बेनिफिट ले रहा है वो बिजनेस, तो आप उस लॉसेस को सेट ऑफ कर सकते हैं। नॉर्मल बिजनेस जहां 35AD का बेनिफिट ही नहीं है और वो नाम भी मेंशन नहीं है 14 बिजनेस का, नहीं कर सकते। लेकिन नए हॉस्पिटल का लॉस जो 35AD के कारण हो रहा है, उसका लॉस आप पुराने हॉस्पिटल से सेट ऑफ कर सकते हैं जहां 35AD का बेनिफिट नहीं है, कर सकते हैं। हॉस्पिटल स्पेसिफाइड बिजनेस है, हॉस्पिटल स्पेसिफाइड बिजनेस की लिस्ट में है, एलिजिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उस लॉस को प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हैं। या फिर इस हॉस्पिटल जो 300 बेड का हॉस्पिटल है जहां लॉस हुआ है इस ईयर में, उसमें अगले साल प्रॉफिट है तो आप अगले साल सेट ऑफ कर दो, पुराने हॉस्पिटल से कर दो, लेकिन आप दूसरे 15वें 16वें बिजनेस से नहीं कर पाओ। तो सर सेट ऑफ के प्रिंसिपल्स हैं, ये सीखना है। इसीलिए हम लोग क्या कौन सा एक चैप्टर पढ़ते हैं? सेट ऑफ लॉस चैप्टर, जो वॉल्यूम 2 में आगे आपको मिलेगा। प्रिंसिपल तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। और अभी हम मोटा मोटी किस पे ध्यान रखना है? स्पेसिफाइड बिजनेस जहां आप 35AD का बेनिफिट ले रहे हैं, अगर वहां लॉस हुआ तो क्या करेंगे? बहुत लिमिटेड वे में पढ़ रहे हैं इसको, तो थोड़ा थोड़ा जब आप लॉस की बातें डिटेल में करोगे तो अपने आप कंफर्टेबल जोन में पहुंच जाओगे। देखो ये स्पेशल ट्रीटमेंट मुझे लगता है पहली बार मैंने क्लास में बताया है, कैपिटल गेन चैप्टर में तो बताया ही नहीं था ये इतना अच्छे से। ठीक है,
और आगे इन सब का डिटेल्ड डिस्कशन है, सभी लॉसेस का डिटेल्ड डिस्कशन हम करेंगे। पेज नंबर वॉल्यूम 2 में ही है अपने पास, जब सेट ऑफ लॉस चैप्टर में पहुंचेंगे। पेज नंबर 14.1। वी आर वेरी क्लोज टू दीज चैप्टर्स। पीजीबीपी खत्म करने के बाद मैं टीडीएस टीसीएस उठाऊंगा और उसके बाद मैं फिर क्लबिंग, सेट ऑफ, आरओआई, एडवांस टैक्स के टॉपिक में जाऊं। ठीक है, पीजीबीपी आपका अगले 2-3 क्लास में खत्म हो जाना है, राइट। उसके बाद मैं उठाऊंगा टीडीएस टीसीएस चैप्टर आपका वॉल्यूम 2 से, फिर मैं जाऊंगा रिटर्न, क्लबिंग, सेट ऑफ, मतलब क्लबिंग, सेट ऑफ, एडवांस टैक्स, रिटर्न, 10AA, एएमटी, फिर उस सीक्वेंस में मैं जाऊंगा। एनीवे, वीडियो रोक के लिख लिए। अब आइए इसकी रीडिंग कंप्लीट कर लें, देख लें कौन सा बिजनेस है और कौन सा बिजनेस कब कमेंस करने से आप 35 AD के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। क्या ये डेट हमें याद रखनी होगी? थोड़े तो ध्यान रखना पड़ेगा, डेट का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और ये कुछ कंडीशंस हैं मशीनों को लेके, ये कुछ मशीनों को लेके कंडीशंस हैं इंपॉर्टेंट। एलिजिबिलिटी कंडीशन, आप 35 AD के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबिलिटी के कंडीशंस हैं, मैंने बोला था ना ओल्ड मशीन के कंडीशंस हैं कुछ, तो ये ओल्ड मशीन के कंडीशंस यहाँ आपको मिलेंगे। मैंने बोला था कि बिजनेस का नेचर पहचानना पड़ेगा, तो ये 14 बिजनेस के नेचर हैं। और डेट ऑफ कमेंसमेंट देखनी होगी, तो देखो यहाँ पर डेट ऑफ कमेंसमेंट लिखा हुआ है, बिजनेस कमेंस कब होना चाहिए, कौन सी डेट और उसके बाद, है ना। जैसे मान लो आप हाउसिंग प्रोजेक्ट फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग चला रहे हैं या फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन का बिजनेस चला रहे हैं, तो वो आपका फर्टिलाइजर की फैक्ट्री कब स्टार्ट होनी चाहिए, बिजनेस कमेंसमेंट 1/4/2011 और उसके बाद, तो आपको 35 AD का बेनिफिट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। प्लीज एक बार इस पेज की अगर रीडिंग कंप्लीट करना चाहते हैं खुद से, थोड़ा सा कौन कौन से बिजनेस हैं, खेती से रिलेटेड कितने बिजनेस हैं इसमें, रियल एस्टेट से रिलेटेड कितने हैं, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कौन कौन से बिजनेस है इसमें, तो वो थोड़ा इसको रीडिंग करके थोड़ा दिमाग में बैठाओ, है ना। एग्रीकल्चर सेक्टर प्रमोट हो रहा है इसमें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रमोट हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कौन कौन सा सेक्टर प्रमोट हो रहा है वो देखो, है ना। तो इससे याद रखना आसान हो जाए, लिस्ट तो ये याद रखनी ही रखनी है। सर एग्जाम नाइट रिवीजन नोट्स में आपको ये लिस्ट तो इम्पोर्टेंट याद रखनी ही रखनी है। 14 कौन कौन से बिजनेसेस हैं जहां पर 35 AD का बेनिफिट मिलता है, ये लिस्ट आपको याद रखनी ही पड़ेगी अपने एग्जाम्स के। प्लीज रीडिंग कंप्लीट करें इस पेज की, थोड़ा समझें कहां पर क्या बात लिखी हुई है। पढ़ा आपने? सर बहुत सिंपल है। आप देखोगे यहाँ पर 5-6 बिजनेस तो ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि आप किस बिजनेस में हैं? सर सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ कोल्ड चेन फैसिलिटी। अब कोल्ड चेन फैसिलिटी में क्या होता है, आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को रखते हैं, टेम्परेचर मेंटेन्ड होता है, इसमें खराब नहीं होती। कोई वेजिटेबल है जिसको 15 डिग्री पे स्टोर करके रखना है अगले 6 महीने के, है ना, ऑफ सीजन में बेचेंगे सर। तो सर किसी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में कुछ 6 महीने 3 महीने के लिए रखने के लिए हम कोल्ड स्टोरेज में जाते हैं, ये वही कोल्ड चेन फैसिलिटी। अगर मैं चाहे इंडिविजुअल हो या कंपनी हो, मैं अगर कोल्ड चेन फैसिलिटी के बिजनेस में आता हूं तो मुझे 35 AD का बेनिफिट मिल जाएगा। अच्छा, ये बेनिफिट किसी भी पर्सन को मिल सकता है, जरूरी नहीं कि इंडिविजुअल या जरूरी नहीं कि कंपनी। दूसरा, सर आप नॉर्मल वेयर हाउस फैसिलिटी बना रहे हो जहां पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की स्टोरेज हो। अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होना चाहिए। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है एडिबल ऑयल, एग्जाम में क्वेश्चन आता है एडिबल ऑयल के स्टोरेज के लिए वेयर हाउस मैंने बनाया है, तो सर एडिबल ऑयल तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। अगर मेरा गोडाउन एक वेयर हाउस फैसिलिटी है जहां पर मैं क्या स्टोर कर रहा हूं, मैं स्टोर कर रहा हूं सर है ना से सॉसेज, टोमेटो सॉसेज, तो सर क्या 35 AD का बेनिफिट मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। क्यों? टोमेटो सॉसेज आर नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एडिबल ऑयल आर नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। जैसा हम लोग एग्रीकल्चर की क्लास में पढ़ते हैं, ठीक। बोला सर चीनी, चीनी भी तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, तो चीनी के गोडाउन अगर बनाऊंगा मैं तो उसको अलग से यहाँ बेनिफिट मिला है सर, वेयर हाउस फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर।
अच्छा, आपके आपके एग्जाम में जो, अगर आपके प्रीवियस ईयर में तुम ये बिजनेस स्टार्ट करोगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बिजनेस इज कमेंस्ड, तो सर डेट तो याद रखनी ही नहीं है हमें फिर। सर ये डेट है, कभी 9, कभी 10, कभी 11, कभी 12, कभी 14, कभी 17, अब इसको याद कैसे करेंगे? तो ध्यान रखना पड़ेगा। बट अगर तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर दीज बिजनेसेस आर कमेंस्ड, तब तो आप बेनिफिट दोगे ना, क्योंकि सर मान लो एग्जाम का क्वेश्चन आपका क्या होगा, प्रीवियस ईयर 24-25 का, या फिर क्या होगा, प्रीवियस ईयर 25-26 का। तो अगर आपने ये बिजनेसेस 24-25 में स्टार्ट किए, 25-26 में स्टार्ट किए, तो डेफिनेटली आप बेनिफिट दोगे। तो आप सबसे पहले डेट मत याद करो, आप कम से कम नाम का ध्यान रखो कि इसमें 14 कौन कौन से बिजनेसेस हैं। सर वेयर हाउस फैसिलिटी अगर आप मेंटेन कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए तो भी बेनिफिट मिलेगा, और नीचे स्टोरेज ऑफ शुगर के लिए भी वेयर हाउस फैसिलिटी है तो भी बेनिफिट मिलेगा। सर वेयर हाउस फैसिलिटी नहीं, कोल्ड चेन फैसिलिटी चला रहे हैं तो भी बेनिफिट मिलेगा। और किसानों को क्या चाहिए, फर्टिलाइजर, तो ये देखिए फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन का आप काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर इन इंडिया, तो किसानों से रिलेटेड यानी एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयर हाउस फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन का काम करता हूं सर, खाद चाहिए किसानों को, टाइम पर प्रोडक्शन अच्छी होगी तभी तो उनको खाद मिलेगा। और सर या फिर वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर शुगर। इतना ही नहीं, अगर आप बी कीपिंग और हनी मेकिंग का काम करते हैं तो भी बेनिफिट यहां मिल जाएगा। ये देखिए 10 में आप एक ऐसी इंडस्ट्री है, एक ऐसी फैक्ट्री है जहां पर बी कीपिंग मधुमक्खी पालन का काम करते हैं, प्लस क्या बना रहे हैं, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स, शहद। सर मधुमक्खी पालकर शहद बनाने का काम करते हैं, फैक्ट्री में शहद का प्रोडक्शन हो रहा है, बेनिफिट मिल जाएगा। हाँ सर बेनिफिट मिल जाएगा। तो मोटा मोटी ये एग्रीकल्चर सेक्टर के 4-5 बेनिफिट्स हैं, आपके डेट अलग अलग है, ठीक, तो वो धीरे धीरे याद करना होगा आपको डेट। पहले बिजनेस पे ध्यान रखें। और कौन सा बिजनेस है सर, अगर आपके पास क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस पाइपलाइन का बिजनेस है, सर इंडिया में सिर्फ इकलौता एक रिलायंस इंडस्ट्रीज है जिसके पास ये बिजनेस है, क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस पाइपलाइन, और वो भी उन्होंने ना 1/4/2009 से पहले स्टार्ट कर लिया था। तो गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करके यहां पर बोला कि कोई बात नहीं, नेचुरल गैस बिजनेस में हम 1/4/2007 का टाइम देते हैं। बाद में अमेंडमेंट करनी पड़ गई रिलायंस इंडस्ट्रीज को बेनिफिट देने की। इंडिया में एक ही एंटिटी है जिसका क्रॉस कंट्री, इंडिया की एक कॉर्नर से इंडिया के दूसरे कॉर्नर पर नेचुरल गैस पाइपलाइन गई है। और सर इनका ये प्रोडक्शन यानी भेजने का काम यानी बिजनेस जो था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नेचुरल गैस, वो 1/4/2009 से पहले स्टार्ट हो गया था। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है इसमें 2007 ले लो। और या फिर क्रॉस कंट्री क्रूड और पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन का आपका नेटवर्क है, तेल को इधर उधर भेज रहे हैं, गैस को इधर उधर भेज रहे हैं, तो सर गैस के लिए 1/4/2007 है, तेल के लिए 1/4/2009 है, और ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लिए। और इंडिया में एक ही एंटिटी है जिसको ये बेनिफिट मिलता है 35 AD का, रिलायंस इंडस्ट्रीज। सर होटल के बिजनेस में आ जाओ, 2 स्टार एंड अबव कैटेगरी होनी चाहिए, इंडिया में कहीं भी आप ओन करो आपको बेनिफिट मिले। सर होटल मेरा है, ऑपरेट आप कर रहे हैं, तो कहता है ओनर ऑफ द होटल इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन इवन इफ द ओनर ट्रांसफर द ऑपरेशंस ऑफ द होटल टू अनदर पर्सन। होटल मेरा है, ऑपरेशंस होटल को लीज पर तुम चला रहे हो, तुमको बेनिफिट नहीं मिलेगा 35 AD का, मुझे मिलेगा। होटल कम से कम 2 स्टार और मोर कैटेगरी का होना चाहिए, इंडिया में कहीं भी। हॉस्पिटल सर 100 बेड का कम से कम होना चाहिए। सर हाउसिंग प्रोजेक्ट यानी घर बनाने का काम करता हूं, तो एफोर्डेबल हाउस अगर बना रहे हो तो बेनिफिट मिलेगा। स्लम रीडेवलपमेंट का काम कर रहे हो तो भी बेनिफिट मिलेगा। सर इसमें अडानी हाउसिंग है, सर ये जो 6ठा नंबर है इसमें अडानी हाउसिंग है। बोला सर सरकार तो अडानी अंबानी को हेल्प कर रही है, 2010 में क्या बीजेपी की गवर्नमेंट थी, 2009 में क्या बीजेपी की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट है, उस समय के ये सब नियम है। और जिंदल क्यों पीछे रहेगा, जिंदल बोलता है मुझे भी तो 12 नंबर पे बेनिफिट दे दो। सर जिंदल बोलता है मुझे भी तो कोई बेनिफिट दो, मेरी भी तो पाइपलाइन है। तो आ जाओ, लेइंग एंड ऑपरेटिंग अ स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर्स। सर ट्रांसपोर्टेशन पाइपलाइन के थ्रू हो रहा है आयरन ओर्स का, 35 AD का बेनिफिट दे दो। नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल का हो रहा है तो ऊपर दे दो। स्लम रीडेवलपमेंट में आप घर बना के दे रहे लोगों को तो बेनिफिट ले लो।
होटल हॉस्पिटल को भी ले लो, एफोर्डेबल हाउस स्कीम में हाउसिंग प्रोजेक्ट दे रहे हो, घरों में लोगों को बना के तो बेनिफिट ले लो। सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये रहा, तुम इनलैंड कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट स्टेशन सेटअप एंड ऑपरेट कर रहे हो। सर जो कंटेनर्स कार्गो, बड़े बड़े कंटेनर्स जो इंडिया में आते हैं और इंडिया जो बाहर जाते हैं, तो उनको रखने के लिए कस्टम पोर्ट, कस्टम एयरपोर्ट में जगह नहीं होती, तो ये एरिया थोड़ी दूर डेवलप किया जाता है। बहुत बड़ा एरिया होता है जहां पर हम कार्गो, बड़े बड़े जो कार्गो होते हैं जो बाहर से आ रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, उनको यहाँ रखा जाता है। ठीक है, तो उनको बोला जाता है इंडियन कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट स्टेशन। मान लो यू आर इनटू दिस बिजनेस, तो तुम्हारा जो भी एक्सपेंडिचर है 35 का बेनिफिट ले लो। सर सेमीकंडक्टर वाले लोग, धोलेरा है ना, गुजरात धोलेरा, सेटअप एंड ऑपरेटिंग अ सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। टाटा वाले भी हैं इसमें, सीजी पावर वाले भी हैं। तुम शायद शेयर्स भी खरीदते होगे, जानते होगे, शेयर मार्केट में ट्रैक करते होगे। तो धोलेरा एक जगह है, सिटी गुजरात में बहुत डेवलप हो रही है, वहां पर काफी सेमीकंडक्टर यूनिट्स आ रहे हैं। सर ये सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन यूनिट्स क्या है? चिप बेसिकली, जो तुम्हारे मोबाइल में, तुम्हारे घड़ी में, तुम्हारे टीवी में, तुम्हारे रिमोट में, तुम्हारे फ्रिज के, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, तुम टीवी का रिमोट लोगे तो उसके अंदर भी एक चिप लगा हो, तुम लैपटॉप के अंदर मदरबोर्ड पे जाओगे तो वहां एक चिप लगा हो, मोबाइल के अंदर जो बोर्ड है मोबाइल का उसके अंदर भी चिप लगा होगा। बेसिकली वो चिप मैन्युफैक्चरिंग का काम अगर आप करो तो आप 35 का बेनिफिट ले लो। बोला सर इंफ्रास्ट्रक्चर वाले क्यों पीछे रहे? आ जाओ यहाँ पे, तुम डेवलप ऑपरेटिंग मेंटेनिंग, डेवलपिंग ऑपरेटिंग मेंटेनिंग, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, पोर्ट, एयरपोर्ट, रेल सिस्टम, रोड, हाईवे प्रोजेक्ट, वाटर सप्लाई, सीवरेज सिस्टम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। बट इसमें एसएससी सिर्फ कंपनी होंगे या फिर गवर्नमेंट की बॉडीज होंगी, नॉट फॉर इंडिविजुअल्स। अगर मान लो मिस्टर एक्स का क्वेश्चन आता है तो आप एग्जाम में बेनिफिट मत दे देना इंडिविजुअल्स इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को। तो मोटा मोटी सारे बिजनेस हम लोगों ने यहाँ पर एक बार तो रीड कर ही ली। डेट याद रखनी होगी आपको, डेट नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। क्या ध्यान रखना, आपके प्रीवियस ईयर 24-25 या 25-26 में अगर आपने ये बिजनेसेस स्टार्ट किए हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। सर डेट याद नहीं करे तो चलेगा, एक बार को चल जाए, बट 14 बिजनेस कौन कौन से हैं थोड़ा सा ध्यान रख लेना। सर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन, क्रॉस कंट्री क्रूड ऑयल वाली पाइपलाइन एक, नीचे में आपका बड़े बिजनेस में हो गया वही आयरन ओर के ट्रांसपोर्टेशन वाला या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। ठीक, होटल हॉस्पिटल 2 पॉइंट हो गए, एग्रीकल्चर के 5 पॉइंट हो गए, एक्सपोर्ट का 1 पॉइंट हो गया। इस तरीके से अगर याद करोगे तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। एग्रीकल्चर के 5 पॉइंट, फर्टिलाइजर, सुगर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, कोल्ड चेन और एक बी कीपिंग, हनी मेकिंग। होटल हॉस्पिटल, अब अफोर्डेबल हाउस और स्लम डेवलपमेंट, फिर आ जाओ जिंदल पे और अंबानी पे। ऐसे करके आप धीरे धीरे याद करोगे तो याद हो जाएगा, डोंट वरी। डेट मत याद करो, चलो ये सर डेट नहीं याद हो रहा है, 1/4/9, 1/4/10 याद नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, मत करो याद। ड्यूरिंग द ईयर योर बिजनेस इज स्टार्टेड, ये वाले बिजनेस आपके प्रीवियस ईयर में स्टार्ट हुए, 35 का बेनिफिट दे देना एलिजिबल बोल के। 14 बिजनेस के नाम याद कर देखो, कुछ लिखना है, डन, वीडियो रोक के लिखा। ये एडेबल ऑयल पर बेनिफिट मत दे देना 35 का, क्यों? क्योंकि वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। ठीक, शुगर को अलग से कवर किया पॉइंट नंबर 11 में, शुगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है बट अलग से पॉइंट नंबर 11 में कवर हो रहा है। डन, वीडियो रोक के लिखा, डन, वीडियो रोक के लिखा। सर बिजनेस नया स्टार्ट करोगे, रिस्ट्रक्चरिंग करके आपका पुराना बिजनेस को, मतलब एक पुराना हॉस्पिटल चल रहा था, डिमर्जर करके हॉस्पिटल की एक बिल्डिंग अलग कर दी, बोला सर अब मुझे अलग जो बिल्डिंग की उसमें 35 का बेनिफिट दे दो, नहीं देंगे। सर आप स्पेसिफाइड बिजनेस शुड नॉट बी सेट अप बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। आपका यहाँ पे हॉस्पिटल है ना 2010, सर हॉस्पिटल 2010, तो आप बहुत बार देखोगे हॉस्पिटल अगर विजिट मान लो करने का, मान लो तबियत खराब हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल में ना आप देखोगे ओल्ड बिल्डिंग में जाइए, न्यू बिल्डिंग में जाइए, ऐसे होता है। जैसे मुझे दिल्ली एनसीआर में 2-3 हॉस्पिटलों में जाने का मौका मिला, बीमार था, तो उसमें हॉस्पिटल जो पुराना चला आ रहा है ना, देखो जो हॉस्पिटल इधर नहीं बन रहा है वो तो सब 35 में जा रहे हैं, जो हॉस्पिटल पुराने हैं वो लोग 35 में आने के लिए क्या किए, अपने कैंपस में दूसरा हॉस्पिटल स्टार्ट किए।
जो पुराना हॉस्पिटल था उसको रहने दिए, पुराना हॉस्पिटल पुरानी बिल्डिंग, उस पर 35 AD का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब अपने ही कैंपस में और एरिया को रीडेवलप करके एक नई कंपनी के अंदर नया हॉस्पिटल बनाए। तो अब क्या हो गया है, न्यू बिल्डिंग में जाइए, हॉस्पिटल जाने में जाइए, न्यू बिल्डिंग में जाइए, जाइए ओल्ड बिल्डिंग में जाइए। बिलिंग भी अलग अलग करते हैं, काउंटर भी अलग अलग होता है। इसकी बिलिंग पुराने बिल्डिंग में करवाइए जाके, ये इसकी बिलिंग ना नई बिल्डिंग में जाइए करवाते हैं। तो सर आप एक हॉस्पिटल का बिजनेस में ऑलरेडी थे, मान लीजिए आप हॉस्पिटल में पहले से थे, अपोलो हॉस्पिटल, आज 30-35 साल से अपोलो हॉस्पिटल है। अब मान लो वो अपना एक नया हॉस्पिटल डाल रहा है कहीं किसी स्टेट में, किसी सिटी में, मान लो सूरत में अपोलो का एक नया हॉस्पिटल आ रहा है 200 बेड का, तो क्या 35 AD का बेनिफिट यहां नहीं लेंगे? तुम्हारे पास 2 हॉस्पिटल है, पुराना नया, नए में ले लो। सर तुम्हारे 4 स्टार कैटेगरी के होटल पहले से चल रहा है, अब नए भी तुम बना रहे हो, अलग अलग सिटी, अलग अलग है ना प्लेस पे, तो जो नए बना रहे हो वहां बेनिफिट लेते रहो 35 AD का। ऐसा है, ऐसा नहीं है कि फर्टिलाइजर की एक फैक्ट्री तुम्हारी 1995 की है तो तुमको इस सेक्शन का कोई बेनिफिट ही नहीं मिलेगा, दूसरी फैक्ट्री डाल दो ना 2011 के बाद। सर फर्टिलाइजर की एक फैक्ट्री तुमने 2005 में डाली, 35 AD मत लो, दूसरी फैक्ट्री 2015 में डाली, तुम 35 AD ले लो। क्यों? क्योंकि कट ऑफ डेट हमारा 1/4/2011 है। तो आपको नया फैक्ट्री, नया बिजनेस डालना होगा। आप पुराने बिजनेस को डिमर्जर करके, रिकंस्ट्रक्शन करके 35 AD का नाम बदल लिए, अमलगम ऐसा डिमर्जर करके 2 यूनिट कर दी, फैक्ट्री वही है, मशीन वही है, ऐसे बेनिफिट नहीं। पुरानी मशीन खरीदोगे तो बेनिफिट नहीं देंगे, बट एक्सेप्शंस क्या, 20% तक पुरानी मशीन खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और पुरानी मशीन अगर इंपोर्ट हो रही है तो हम उसको न्यू ट्रीट करेंगे। इंपोर्टेड ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी शुड बी ट्रीटेड एज न्यू। सर फर्नीचर, बिल्डिंग, इन सब पे कोई कमेंट नहीं है, पुराना नया हो सकता है। सर इसमें बिल्डिंग पे भी परसेंटेज लगेगा? सर नहीं। सर फर्नीचर पे भी परसेंटेज लगेगा? नहीं। प्लांट एंड मशीनरी अगर मान लो टोटल तुम 100 मान लो, तुम टोटल, सर हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल, अब मान लो टोटल प्लांट एंड मशीनरी 100 करोड़ की है। अब इसमें से ओल्ड सेकेंड हैंड कितनी है? सर 10 करोड़ की। ठीक सर, ओल्ड सेकेंड हैंड और है आपके पास, ओल्ड सेकेंड हैंड और है आपके पास, बट इंपोर्टेड है, कितने की? 20 करोड़ की। और ब्रांड न्यू मशीन्स कितने की है? 70 करोड़ की। टोटल कितने हो गए? 100 करोड़। सर हॉस्पिटल का बिजनेस कमेंस किया है 100 बेड्स का, मिनिमम 100 बेड्स। सर हॉस्पिटल का बिजनेस स्टार्ट किया है 100 बेड्स का, 35 AD का बेनिफिट लेना चाहता हूं, मिलेगा? तो टोटल प्लांट एंड मशीनरी में कितनी इन्वेस्टमेंट है? 100 करोड़ की। 100 में ओल्ड कितनी है? 30 हो गई सर, ये तो 30 करोड़ हो गई, 30 करोड़। बोला सर आपने तो बोला इंपोर्टेड को ओल्ड ट्रीट नहीं करेंगे। अच्छा, तो न्यू कितनी हो गई? 90 करोड़। ओल्ड कितनी हो गई? 10 करोड़। तो ये तो विद इन 20% ऑफ 100 करोड़ है। सर टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 100 करोड़ की, इसका 20% कितना? 20 करोड़। अप टू 20 करोड़ तक तुम्हारी ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी सेकेंड हैंड इंडिया वाली हो सकती है, फ्रॉम इंडिया। इंपोर्टेड को तो न्यू ट्रीट करेंगे, ये ध्यान रखना। आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अगर क्वेश्चन में ओल्ड न्यू प्लांट एंड मशीनरी सब दिया। वंस यू आर एलिजिबल, सर एलिजिबल है तो 35 AD का बेनिफिट कितना मिलेगा? सर पूरे 100 करोड़ का मिलेगा, या पुरानी मशीन 10 करोड़ का नहीं मिलेगा, 90 करोड़ का ही मिलेगा? अब बोलो। सर हॉस्पिटल है, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बच्चे बड़े कंफ्यूज करते हैं यहाँ पे। हॉस्पिटल है 100 बेड का, 35 AD में आप एलिजिबल होना चाहते हैं, प्लांट एंड मशीनरी 100 करोड़ की। अब कहा गया 100 में से 20%, 20 करोड़ तक की मशीन पुरानी हो सकती है। सर पुरानी 10 थी, 20 थी, लेकिन 20 तो इंपोर्टेड है, तो इसको न्यू ट्रीट करेंगे। तो न्यू हो गई 90, पुरानी हो गई 10, हम परसेंटेज के अंदर है, तो एलिजिबल हुए कि नहीं हुए? सर एलिजिबल हो गए 35 AD के। तो अब कितना मिलेगा? 100 करोड़ बेनिफिट मिलेगा या 90 करोड़ मिलेगा? क्या एलिजिबल के बाद पुरानी मशीनों का बेनिफिट मिलेगा?
मिल जाएगा, क्योंकि तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर पुराना नया नहीं देख रहा है। 100% ऑफ योर कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट मिलेगा, उसमें हम पुराना नया थोड़ी देख रहे हैं। आपको खाली परसेंटेज के अंदर रहना है। वंस यू आर विद इन द 20% क्राइटेरिया, आपको पूरा 100% बेनिफिट मिलेगा। अगर मान लो इफ ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी इंडिया से होता कितना 30 करोड़ और न्यू प्लांट एंड मशीनरी इंडिया से कितना होता 70 करोड़, अब कितना हो गया 100 करोड़। लेकिन ये तो 20% से ज्यादा हो गया ना, 20% ऑफ 100 करोड़ से, तो क्या होगा नॉट एलिजिबल। 35 एडी में अब कितना बेनिफिट लेंगे 100 करोड़? नहीं सर, 70 करोड़ दे दो, नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा, नील मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप एलिजिबल ही नहीं, आप स्पेसिफाइड हैं, आप स्पेसिफाइड बिजनेस हैं, यस हैं, बट नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन। क्या मैंने बोला था? स्पेसिफाइड के बाद एलिजिबल भी होना होता है। उसके लिए देखेंगे बिजनेस कौन से नेचर का है, तो नेचर देख के तो स्पेसिफाइड हुए। अब देखेंगे बिजनेस कब कमेंस हुआ है, कमेंस भी ठीक है सर। अब देखेंगे पुरानी मशीनें कितनी की है, तो इसमें तो इंडिया से पुरानी मशीन 20% से क्रॉस कर गई, तुम एलिजिबल ही नहीं हुए। एलिजिबल नहीं हुए तो तुमको पुराना नया किसी का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, और एलिजिबल हो गए तो पुराना नया सबका बेनिफिट मिलेगा। ये ध्यान रखो। ये तो लिख चुके थे आप पहले ही, वीडियो रोक के, है ना। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। सर ये जो 20% वाली बात है बिल्डिंग पे, फर्नीचर पे नहीं एप्लीकेबल है, ओनली प्लांट एंड मशीनरी। और अगर इंपोर्टेड मशीन है तो हम उसको न्यू ट्रीट करेंगे, बट ध्यान रहे वो पहले इंडिया में कभी भी यूज नहीं हुई हो, इंडिया में एक्चुअली इंपोर्ट हुई हो, और पहले उस पे इंडिया में कभी डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ। सर उस मशीन पर इंडिया में कभी डेप्रिसिएशन अलाउड ना हुआ हो, इंडिया में एक्चुअली वो मशीन बाहर से आई हो और बाहर आने से पहले इंडिया से ही एक्सपोर्ट ना हुई हो, मतलब पहले इंडिया से भेज दिए और फिर वापस मंगवा लिए और बोल रहे उसको न्यू, ऐसा नहीं हो। पहली बार वो इंडिया आई हो, इंपोर्ट हुई हो, और उस पे इंडिया में आज तक कभी भी डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया हुआ हो, तो हम इंपोर्टेड सेकेंड हैंड मशीन को न्यू ट्रीट करेंगे, हम 20% की कैटेगरी में उसको काउंट नहीं करेंगे। डन, वीडियो रोक के लिख लिया। अब आपका ये पेज पूरा अच्छे से डिस्कशन होके कंप्लीट। आगे बढ़े। सर ऑडिट तो बोलता है आप अगर 35 एडी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होना चाहिए, ऑडिटेड होना चाहिए। ऑडिटेड के लिए एक ही प्राणी एलिजिबल है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। और ऑडिट रिपोर्ट कब तक सबमिट करनी है, बोलता है ऑडिटेड बिफोर द स्पेसिफाइड डेट रेफर्ड इन सेक्शन 44 AB होना चाहिए और फर्निश बाय दैट डेट होना चाहिए। सर अब ये स्पेसिफाइड डेट कैसे निकलती है? ROI ड्यू डेट। ROI ड्यू डेट ऑडिट के केस में अगर आपका टैक्स ऑडिट होता है, टैक्स ऑडिट छोड़िए, यहां पे टैक्स ऑडिट की तो बात नहीं हो रही, चलिए बेसिकली ऑडिट, आपके बुक्स की ऑडिट हो रही है, चाहे नॉर्मल ऑडिट हो जैसे लिखा हुआ है ऑडिट ऑफ द बुक्स, और या फिर 44 AB में टैक्स ऑडिट होता है। सर अगर टैक्स ऑडिट होता है तो ROI का ड्यू डेट क्या होता है 31 अक्टूबर। अब इससे 1 मंथ बिफोर यानी आपको ये जो रिपोर्ट है ये कब तक सबमिट कर देनी है, बाय 30 सितंबर। ठीक है, क्लियर। सर अगर हम प्रीवियस ईयर 24-25 की बात करें तो 31 अक्टूबर 2025 तक रिटर्न चली जानी चाहिए और 30 सितंबर 2025 तक ये ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट बुक्स की होके रिपोर्ट सबमिट हो जाना चाहिए पोर्टल पे। अगर हम प्रीवियस ईयर 25-26 की बात करते हैं तो 31 अक्टूबर 2026 ड्यू डेट होती है ROI फाइल करने की, और उसके एक महीना पहले 30 सितंबर 2026 तक आपकी ये जो रिपोर्ट है पोर्टल पर सबमिट होनी चाहिए। लिखा हुआ ना SEC फर्निश बाय दैट डेट। सर ये CA की रिपोर्ट कब तक फर्निश करनी है अपने को, एक महीना पहले। कहाँ के? ROI ड्यू डेट की। ऑडिट के केस में ROI ड्यू डेट क्या होता है सर 31 अक्टूबर, उससे एक महीना पहले
29 सितंबर तक ये रिपोर्ट चली जानी चाहिए 35 एडी का बेनिफिट लेने के, तभी आप एलिजिबल बनेंगे। सर 35 एडी का बेनिफिट लेने के लिए क्या करना होगा? बुक्स को ऑडिट करवाना होगा और उसकी रिपोर्ट को ROI ड्यू डेट से 1 महीना पहले यानी 30 सितंबर तक पोर्टल पर अपलोड करना। डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। अब कुछ बातें यहां कर, लास्ट हिस्से में हम लोग, उसके बाद अगले पेज पे सीधा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। थोड़ी सी आज की क्लास लंबी जा रही है, कोई बात नहीं है ना। शुरू में हमने 40-45 मिनट तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन को डिस्कस करने में ही निकाल दिया, उसके बाद चले गए रिसर्च। 35 एडी छोटा सा डिस्कशन अब बचा है, इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं, है ना। ये जो क्वेश्चन का डिस्कशन है अगली क्लास में कर, ये जो 3 क्वेश्चंस का डिस्कशन है इसको मैं अगली क्लास में कर दूंगा। इसको मैं नहीं, छोड़ो यार सर, चलो करते हैं इसको, आज डिस्कस कर लेते हैं आज की क्लास में इन सब पॉइंट्स को। क्वेश्चंस को अगली क्लास में करते हैं, जो भी अब टाइम लगेगा यहाँ पे 10 से 15 मिनट, है ना। पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए एक बार इन सब पॉइंट्स को। पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो रोक के पढ़ लीजिए इन सब पॉइंट्स। पढ़ा आप बच्चों ने? सर बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं कि अगर आप किसी बिजनेस का 35 एडी में बेनिफिट ले रहे हैं, मान लो आप कोई बिजनेस, वो जो 14 बिजनेसेस हैं, 14 बिजनेस में आप फॉलो कर गए, एलिजिबल हैं, अब आप 35 एडी का बेनिफिट ले रहे हैं, ठीक। अब ले लीजिए बेनिफिट यहाँ पे। अब आप उसी बिजनेस के लिए किसी दूसरे सेक्शन का बेनिफिट नहीं लीजिएगा। मान लीजिए वो 14 बिजनेस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है और आप 10AA के बेनिफिट के लिए भी एलिजिबल है, तो दोनों में से कोई एक लीजिए। 10AA लेंगे तो 35 एडी नहीं मिलेगा, 35 एडी लेंगे तो फिर 10AA नहीं मिलेगा। तो बोल रहा है इफ डिडक्शन इज क्लेम्ड एंड अलाउड, SEC shall not be allowed any deduction in respect of such business in another section like 10AA और इनकम बेस्ड जो डिडक्शन के सेक्शंस, मतलब एक बिजनेस का बेनिफिट 2 सेक्शंस में नहीं लेते। सर 14 बिजनेस मान लो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर है, तब तो तुम 10AA का बेनिफिट भी ले लोगे। तो 10AA ले रहे हो तो 35 एडी मत लेना, 35 एडी ले रहे हो तो 10AA मत लेना, ठीक। तो मोटा मोटी ये लड़ाई किसके बीच में हो रही है? 35 एडी वर्सेस 10AA। अच्छा ये भी वैसा ही कह रहा है कि अगर तुमने कोई एक्सपेंसेस किया है, अब यहां एक्सपेंसेस की बात हो रही है कि तुमने अगर कोई एक्सपेंडिचर किया है जिसका बेनिफिट तुम 35 एडी में ले रहे हो, तो सेम एक्सपेंडिचर का बेनिफिट कहीं तुम दूसरी जगह मत लेना या दूसरे साल में ना लेना, वही डबल डिडक्शन नहीं लेना। कहता है SEC कैनॉट क्लेम डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस इन द करंट ईयर और अंडर दिस सेक्शन इन एनी अदर ईयर। वही है, तुम खर्चे का बेनिफिट ले लिए 35 एडी में इस साल, तो उसी खर्चे का अगले साल नहीं लेना एंड उसी खर्चे का किसी दूसरे सेक्शन में ना लेना। बस छोटी छोटी बातें थी इसमें, ठीक। नो डबल डिडक्शन, नो डबल डिडक्शन, 2 सेक्शन का रेफरेंस लेके आप डबल डिडक्शन नहीं ले सकते। लॉसेस की बात हमने पहले कर ली। सर मैं देख रहा था टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो ये जो डिस्कशन है, ये वाला डिस्कशन या ये वाला डिस्कशन आपस में कनेक्टेड है और विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल जो अगले पेज पे दे रखा है, यहां से हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। नेक्स्ट क्लास यानी PGBP लेक्चर 5 में इसका थोड़ा डिस्कशन है और अगले पेज पे 2-3 क्वेश्चन हैं, उसको करके फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज जितना पढ़ाया है उसको रिवाइज कर। 35 एडी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, बट आज जो पढ़ाया आपको लेक्चर 4 में, आप उसको रिवाइज कर लो, अगली क्लास स्टार्ट कर लो। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले आज जो पढ़ाया है आपको सेक्शन 35 और सेक्शन 35 एडी, उसको रिवाइज कर लो। लेक्चर 1, 2, 3 तो रिवाइज कर ही चुके हैं आप, तभी मैंने बोला था आज की क्लास स्टार्ट करने के लिए। 2 मेजर सेक्शन कवर कर लिए मोटा मोटी, 35 और 35 एडी आज की क्लास में। एडी के छोटे छोटे डिस्कशन है, प्लीज ध्यान रखिएगा। ये डिस्कशन अगली क्लास में जो पढ़ेंगे 4 मार्क्स जितना इंपॉर्टेंट है, तो हल्के में मत ले लीजिएगा कि अगली क्लास अब क्या करेंगे लेके, ये तो हो ही गया, सर ने 35 एडी तो सिखा ही दिया। नहीं, 35 एडी की एक कॉन्सेप्ट और है जहां पर 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, इसको हम लोग अगली क्लास में डील करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड एग्जांपल्स।
डन, वीडियो रोक के लिख लिया। देखिए इधर कुछ लिखना है। डन, वीडियो रोक के लिख लिया। डन, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। चलिए सर, पीजीबीपी लेक्चर 5 में आ चुके हैं। 35 एडी सेक्शन में थोड़ा सा डिस्कशन करना हमारा बच गया है, उसको डिस्कस कर लेते हैं कॉन्सेप्ट, फिर क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आगे नए सेक्शन से स्टार्ट कर लेंगे। सर उम्मीद है कि आपने पिछले लेक्चर में यानी लेक्चर 4 में जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिलीवर किए आपने उसको अच्छे से पढ़ा, रिवीजन कर दिया है। ठीक सर, सेक्शन 35 एडी का बेनिफिट हम किसी भी पर्सन, किसी भी एसएससी को दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि कंपनी को ही मिलेगा, जरूरी नहीं कि इंडिविजुअल को ही मिलेगा, बट इसमें कुछ बिजनेसेस का बेनिफिट तभी मिलेगा जब एसएससी कंपनी हो, जैसे कि शायद वो क्रॉस कंट्री जो आपका पाइपलाइन था वो वाला बिजनेस, और जो लास्ट में एक बिजनेस था इंफ्रास्ट्रक्चर वाला। ठीक, इस तरीके से थोड़ा कोरिलेट आप कर सकते हैं याद करने के लिए। और सर ये टास्क में तो आप जरूर रखिए कि आपको वो 14 नाम याद करने हैं, कौन कौन से बिजनेसेस हैं जिसके चलते आपको 35 एडी का बेनिफिट मिलता है। होटल है तो 2 स्टार याद रखना होगा, साथ में हॉस्पिटल है तो 100 बेड साथ में याद रखना होगा। चलिए सर, अब हम लोग का ये वाला पॉइंट बच रहा है। कौन से पेज पे है सर? हम लोग पेज नंबर 21 पे हैं। पेज नंबर 21 पे है हमारा 4th नंबर पॉइंट। सर अब हम लोग 4th नंबर पॉइंट में है। 4th नंबर पॉइंट सर क्या बोलता है? अगर आपने कोई एसेट परचेज किया था स्पेसिफाइड बिजनेस में जिसका आप 35 एडी में डिडक्शन ले चुके हैं। हाँ सर, मैंने प्लांट खरीदा, फर्नीचर खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, जिसका बेनिफिट मैंने 35 एडी में ले लिया 100%। ठीक, अब उस प्लांट, फर्नीचर, बिल्डिंग का पर्पस ओवर हो गया, आपने उसको मार्केट में बेच दिया, या फिर ऐसे समझो फ्लड, फायर, अर्थक्वेक में वो डिस्ट्रॉय हो गया और इंश्योरेंस का पैसा मिला, चाहे जो भी सिचुएशन हो। सर वो कैपिटल एसेट जिसका आप ऑलरेडी डिडक्शन ले चुके हैं सेक्शन 35 एडी में परचेज करते समय, अब इसमें आप डिडक्शन किस चीज का लिए होंगे? फर्नीचर का लिए होंगे सर, प्लांट का लिए होंगे सर, बिल्डिंग का लिए होंगे, इन्हीं सब का तो लेंगे। ठीक, इंटेंजिबल एसेट्स का भी ले सकते हैं। से पेटेंट, से पेटेंट बोला सर, पेटेंट का भी बेनिफिट मिल जाएगा? मिल जाएगा ना। हालांकि यहां पेटेंट एग्जांपल में नहीं आएगा, आ सकता है, आ सकता है। पेटेंट को मान लें तुमने बेच दिया, सर बेनिफिट लेने के लिए मना किया था गुडविल पे, तो इंटेंजिबल एसेट्स में तो अपने पास पेटेंट है, कॉपीराइट है, ब्रांड नेम है, क्या उन सब का भी 35 एडी का डिडक्शन मिल सकता है? सवाल यह है कि क्या अगर हम इंटेंजिबल एसेट्स परचेज करते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स परचेज करते हैं, तो क्या हमें 35 एडी का बेनिफिट मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेगा। खाली इसमें गुडविल का बेनिफिट नहीं लेना, बाकी बहुत सारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, पेटेंट, कॉपीराइट, ब्रांड नेम, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, आप सबका 35 एडी का बेनिफिट ले सकते हो। अब एसेट को आपने बेचा, ट्रांसफर्ड, या फिर सर डेमोलिश, डिस्ट्रॉयड और डिस्कार्डेड, प्लांट एंड मशीनरी थी डिस्कार्ड कर दी, सर आग लगने से डिस्ट्रॉय हो गया, बिल्डिंग पुरानी हो गई थी डिमोलिश कर दी, तो पैसा आएगा। सर उस जो पैसा आएगा वो पीजीबीपी इनकम होगा, जो पैसा आएगा वो पीजीबीपी इनकम होगा। अच्छा, पैसा कम आए या अधिक आए, मान लो 10 लाख के प्लांट पे 12 लाख आ गया, तो क्या हम एक्स्ट्रा पैसे को कैपिटल गेन में ले जाएंगे? नहीं। अभी जस्ट हम लोग रिसर्च में पढ़े पिछली क्लास में, सर सेक्शन 35 रिसर्च, 5 लाख का प्लांट था, 8 लाख में बेच दिए तो 3 लाख का कैपिटल गेन, वो यहां नहीं करना। और सर अगर आपको मैं पेज नंबर 1 पे ले जाऊं, 1 और 2 के आसपास, पेज नंबर 11.3 पे आओगे तो ये वाला पॉइंट मैंने आपको बोला था होल्ड कर लेना, ये देखो अभी अभी डिस्कस कर लिया 9 नंबर पॉइंट। सर ये पॉइंट मैंने उस समय होल्ड करा दिया था, अब देखो डिस्कस हो गया। कहता है कोई कैपिटल एसेट का तुम अगर बेनिफिट ले चुके हो, जिसको आप बेच रहे हो, डिस्ट्रॉय, डिमोलिश, इंश्योरेंस का पैसा आ रहा है, स्क्रैप वैल्यू आ रही है, या बेचने से जो रुपया आ रहा है, आप उसका क्या ले लेना? पीजीबीपी इनकम में बोल के टैक्सेबल कर देना, अगर आपको उस पर पहले कभी डिडक्शन मिल चुका है। हाँ सर डिडक्शन मिल चुका है। सर एग्जाम्पल में चलते हैं। कहता है एसएससी आप हैं, 35 एडी के लिए स्पेसिफाइड और एलिजिबल है। हाँ सर, आपने प्लांट परचेज किया है 10 लाख रुपए का 21-22 में, और आपने 21-22 में उसका डिडक्शन ले लिया। हाँ सर ले लिया 100%।
अब इन करंट ईयर क्या हुआ, आपने इसको बेच दिया, या फिर हो सकता है सर फायर से ये डिस्ट्रॉय हो गया, फायर से डिस्ट्रॉय हो गया और आपको क्या मिला, इंश्योरेंस कॉम्पनसेशन, तब भी यही ट्रीटमेंट करना। सर प्लांट बेचने से 8 लाख आए या आग लग गई, डिस्ट्रॉय हो गया और इंश्योरेंस का पैसा आया, आप इसको सेक्शन 28 पीजीबीपी इनकम टैक्सेबल कर देना, कितना 8 लाख। यहां भी वही है, सेक्शन 28 पीजीबीपी इनकम टैक्सेबल कर देना, कितना 13 लाख। जितना रुपया आएगा सब तुम्हारा पीजीबीपी इनकम है। तुम यहां पर बोलोगे सर 3 लाख को कैपिटल गेन कर दे, तो इसके लिए कोई प्रोविजन हमारे पास नहीं है। प्रोविजन हो तो जरूर करो, रिसर्च में करते थे आप, क्योंकि रिसर्च में हमारे पास प्रोविजन था 41.3 और उसके बाद हमारा वो बोल रहा है कैपिटल गेन में चला जाएगा बैलेंस। मतलब ये डिस्प्यूटेड एरिया एक तरह से ऐसे समझो, जाना चाहिए कैपिटल गेन में लेकिन लॉ नहीं। एग्जाम में पूछता भी नहीं है 13 लाख का, एग्जाम में पूछता है क्या, प्लांट है 10 लाख का, डिस्ट्रॉय कर दिया, स्क्रैप में बेच दिया, लाख रुपया है, क्या करें, पीजीबीपी इनकम पूरा ट्रीट कर लो क्योंकि इस पर तुम 35 एडी का पहले डिडक्शन ले चुके। बस डिस्प्यूटेड चीज तो एग्जाम में पूछता ही नहीं है, जहां 2-3 व्यू बनते हैं ना वो एग्जाम में पूछता ही नहीं है। तो सर ये हमने पॉइंट नंबर 4 पे 11.21 पॉइंट नंबर 4 की बात हमने कर ली। लिख लीजिए थोड़ा सा और ऊपर, यहां से पीजीबीपी लेक्चर 5 सेक्शन 35 एडी कॉन्टिन्यूटी में है। डन, लिख लिया ऊपर के 2-3 लाइन, यहां आई। सर यहां पे डिफरेंट व्यूज है, प्रैक्टिकल लाइफ में डिफरेंट व्यूज हैं, ठीक, प्रैक्टिकल, बट एग्जाम में क्या करना सर, ये एग्जाम में जितना भी रुपया आएगा सबको पीजीबीपी में टैक्सेबल कर देगा। रेफरेंस सेक्शन 28 का, रेफरेंस सेक्शन 28। डन, वीडियो रोक के लिखा। सर अब अगला पॉइंट देखिए यहां पे क्या कहता है, बहुत सिंपल कहता है, पहले एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं, ठीक है, तो अच्छे से समझ में आएगा। देखो थ्योरी रीड करने से जनरली चीजें फर्स्ट लेवल पे नहीं आती हैं, आइडिया नहीं लगता है कि वो कह क्या रहा है। पेज नंबर 11.21 सेम पेज, सबसे नीचे के पॉइंट नंबर 4 अभी हुआ। अब हम लोग पॉइंट 5 एंड पॉइंट 6 में, पॉइंट 5 एंड पॉइंट 6। सर ऊपर बेच देंगे, बेच देने से जो पैसा आएगा पीजीबीपी इनकम है, डिडक्शन तुम ले चुके थे। अब इसमें बेचे नहीं हो तो तुम स्मार्टली क्या किए, देखो क्या हुआ, तुम ए लिमिटेड हो सर कंपनी के जगह पर, और तुम मिस्टर ए ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी नहीं तो मिस्टर ए ले लो, ठीक। सर यूनिट ए यूनिट बी, 2 बिजनेसेस हैं इसके पास, 2 बिजनेसेस हैं। मिस्टर ए लिमिटेड के पास 2 बिजनेसेस हैं, यूनिट ए यूनिट बी। सर एक यूनिट आपका 35 एडी के लिए एलिजिबल है, दूसरा 35 एडी के लिए एलिजिबल नहीं है, नॉट एलिजिबल, ठीक। तो जो एलिजिबल यूनिट है यूनिट ए, वहां आपने प्लांट परचेज किया, प्लांट परचेज इन यूनिट ए, ठीक है। जो यूनिट आपका 35 एडी के लिए एलिजिबल था वहां आपने प्लांट ए परचेज कर लिया, कितने का, 5 लाख का। किस प्रीवियस ईयर में, 24-25 में। तो ऑब्वियस सी बात है आप 24-25 में डिडक्शन क्लेम कर लोगे। बट इसमें अब कंडीशन है, क्या, अगर आप किसी भी एसेट का 35 एडी में डिडक्शन लेते हैं तो उसको उस बिजनेस में 8 साल तक लगातार यूज करेंगे। पहला साल वो साल जिसमें आपने डिडक्शन लिया है। सर ये लॉक इन पीरियड वाली बात पिछली क्लास में नहीं बताया, ये पॉइंट्स रह गए थे हमारे। अब याद करो आप सेक्शन 54 कैपिटल गेन में, सेक्शन 54 अगर नया घर खरीद के आप सेक्शन 54 का बेनिफिट लेते हैं तो आप उस नए घर को 3 साल तक नहीं बेचेंगे, 54 एसी बॉन्ड्स को 5 साल तक नहीं बेचेंगे, कंडीशंस। अब आप इधर याद करो एडिशनल डेप्रिसिएशन, नए एसेट्स को अगर सेम ईयर में बेचते हो तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, यानी खरीद के अगले साल बेच दो, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, खाली बोलता है सेम ईयर में मत बेचना। या
आप अगर प्लांट, फर्नीचर, बिल्डिंग परचेज करके बेनिफिट लेते हो, एनी कैपिटल एसेट, अगर आप 35 एडी में बेनिफिट लेते हो तो गवर्नमेंट बोलती है मिसयूज मत करो सेक्शन 35 एडी का। लोग क्या मिसयूज करते थे? 35 एडी वाले बिजनेस में सामान खरीदते थे। मेरे पास दो बिजनेस है, मान लो एक हॉस्पिटल चल रहा है और एक मेरे पास कपड़े की दुकान है। हॉस्पिटल में लैपटॉप खरीदा, बेनिफिट लिया और उसको लैपटॉप को कपड़े की दुकान पर ले आया। हॉस्पिटल में एसी खरीदा, हॉस्पिटल में एसी खरीद के वहां 35 एडी का बेनिफिट ले लिया, एसी को दुकान पे लगवा दिया। लोग इस तरीके से टैक्स इवेजन कर रहे थे, अननेसेसरी 35 एडी का डिडक्शन ले रहे थे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं, अगर तुम किसी एसेट को परचेज करके 35 एडी का बेनिफिट लोगे तो उसको उस बिजनेस में 8 साल तक यूज करना। लेकिन तुम नालायक क्या निकले? नेक्स्ट ईयर में तुमने क्या किया? नेक्स्ट ईयर में तुमने जो प्लांट अभी अभी परचेज किया था 24-25 में यूनिट ए में, जो 35 एडी के लिए एलिजिबल था, तुमने बेनिफिट ले लिया और अगले साल क्या किया? प्लांट को तुमने मूव कर दिया। बेचा नहीं है, बेचेंगे तो ऊपर वाला प्रोविजन लग जाएगा। बेचा नहीं, आपने यूनिट ए से यूनिट बी में ले गए, यानी यूनिट बी तो नॉट एलिजिबल फॉर सेक्शन 35 एडी है। तो 8 साल का जो लॉक इन पीरियड था उसको तुमने कॉन्ट्रावेंशन कर दिया। 8 साल वाली कंडीशन फॉलो नहीं की, तो नहीं की तो बोलता है अच्छा बेनिफिट तुम ले चुके हो पिछले साल, 8 साल की बात मान नहीं रहे, तब अगले साल नेक्स्ट ईयर, प्रीवियस ईयर 25-26, ईयर ऑफ कॉन्ट्रावेंशन में, ईयर ऑफ कॉन्ट्रावेंशन में क्या होगा? कंडीशन तो माने नहीं, तो अब हम इनकम ट्रीट करें। लेकिन 5 लाख पूरा इनकम ट्रीट नहीं होगा। सर तुमने अगर 35 एडी का डिडक्शन नहीं लिया होता तो डेप्रिसिएशन तो लिया होता ना, तो वो पोर्शन घटा दें। तो सर प्लांट कितने का था? 5 लाख का। तो अगर प्लांट में डिडक्शन नहीं लेता 35 एडी का तो डेप्रिसिएशन तो लेता ही। चलो सर कॉन्ट्रावेंशन किया, डेप्रिसिएशन का बेनिफिट तो दो पिछले साल वाला। बोलता ठीक है, कॉस्ट 5 लाख, प्लांट पे डेप्रिसिएशन 15% की रेट से 75,000 एज्यूम कर लो। पुट टू यूज 180 दिन और उससे ज्यादा, 180 दिन और उससे ज्यादा। क्लियरिटी नहीं है तो एजम्पशन लेना पड़ता है। अगर क्लैरिटी नहीं है कब हुआ पुट टू यूज, तो एजम्पशन लेना होता है। एजम्पशन लेके आपने 15% घटा देना है और अब जो बैलेंस बचेगा उसको पीजीबीपी इनकम, डिम्ड इनकम, पीजीबीपी में टैक्सेबल कर देना है। ठीक। और सर एडिशनल डेप्रिसिएशन, तो उसके लिए नोट दे दो, नॉट एलिजिबल फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन। या एग्जाम में कहेगा कि प्लांट एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए एलिजिबल है तो 5 लाख का 20% और घटा देना। क्या हम एडिशनल डेप्रिसिएशन भी यहां घटा सकते हैं? हाँ घटा दो। जो भी डेप्रिसिएशन के लिए तुम एलिजिबल हो, घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो इनकम होगी। कब? नेक्स्ट ईयर में। बोला सर डेप्रिसिएशन क्यों घटा रहे हैं? तो 24-25 पिछले साल अगर तुम 35 एडी का बेनिफिट नहीं लेते तो डेप्रिसिएशन तो मिलता ही ना। यही काम तो 115 बीएसई में करते हैं, यही काम तो एएमटी के प्रोविजन में करते हैं। 115 बीएसई 35 एडी नहीं दूंगा, डेप्रिसिएशन दे दो। एएमटी 35 एडी के बेनिफिट को जोड़ दो तो डेप्रिसिएशन को घटा दो। तो वही काम यहां भी कर रहे हैं। अरे तुम मुझे प्लांट का डिडक्शन नहीं दोगे 35 एडी का, तो कम से कम डेप्रिसिएशन तो घटा के इनकम ट्रीट करो। डन। बोला सर ये तो हो गई कॉन्ट्रावेंशन की बात कि पिछले साल बेनिफिट लिए थे 5 लाख का, तो इस साल इनकम ट्रीट करो कितना? 425 डेप्रिसिएशन घटा के। अब सर अब इस प्लांट का तो नॉर्मल यूज होगा यूनिट बी में, तो यूनिट बी में डेप्रिसिएशन, उसके लिए कॉस्ट क्या लें? तो बोलता है जो अभी इनकम ट्रीट किए हो, तो जो अभी इनकम ट्रीट किए हो वही तुम्हारा क्या बन जाएगा? कॉस्ट फॉर प्लांट। तो कि अब तुम उस पर डेप्रिसिएशन भी तो लोगे प्रीवियस ईयर 25-26 से। ब्लॉक के अंदर एंट्री तो करोगे इसके। सर आप इसको ब्लॉक में ले जाओगे, डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे, तो उसके लिए एक्चुअल कॉस्ट क्या लेंगे? तो बोला सर वही जो इनकम है वो एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। बस यही तुमको ध्यान रखना है, यही कॉन्सेप्ट तुमको ध्यान रखना है। ठीक, लिखो इसको। एक एग्जांपल मैंने यहां करा दिया, एक एग्जांपल अभी बुक में अगले पेज पे दिया हुआ है, वहां बिल्डिंग का है, यहां मैंने प्लांट का करा दिया। डन। वीडियो रोक के लिखा, पेज नंबर का रेफरेंस और पॉइंट नंबर का रेफरेंस दे दिया। डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। डन। वीडियो रोक के लिखा। तो अब इसमें हमारे कौन से पॉइंट हो गए? सर ये 5वां नंबर पॉइंट हमारा हो गया।
क्या अगर किसी एसेट्स को परचेज करके उसका तुम डिडक्शन लेते हो 35 एडी में, तो उसको उसी बिजनेस के लिए यूज करते रहना होगा 8 साल के लिए। पहला साल कौन सा साल होगा? जिस ईयर में तुमने एसेट को एक्वायर किया, बेनिफिट लिया, वहां से 8 साल। ठीक है, लॉक इन पीरियड। बोला नहीं सर, अगले सालों में मैंने उसको कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, तो 5 के बाद 6। बोलता अच्छा, तुमने क्या किया? अदर पर्पस में ले गए उस एसेट को। सर स्पेसिफाइड बिजनेस से निकाल के दूसरी तरफ ले गए। तो बोलता है जो डिडक्शन तुम क्लेम किए उसमें से जितना डेप्रिसिएशन तुम्हारे लिए अलाउ हो सकता है उसको माइनस कर दो, ठीक, और बाकी इनकम को पीजीबीपी इनकम बोल के टैक्सेबल कर दो। बट ये जो इनकम ट्रीट करने वाला प्रोविजन है, अगर कंपनी सिक कंपनी है तो वहां अप्लाई नहीं होगा। यानी सर सिक कंपनी पर 8 साल के लॉक इन पीरियड का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं। अगर कंपनी सिक है तो 8 साल की लॉक इन पीरियड वाली बात उस पर एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि कॉन्ट्रावेंशन पे इनकम ट्रीट नहीं। ठीक है, तो सिंपल बातें हैं यहां पे। सर वीडियो रोक के लिख लिया, डन। सर एक और आपका पॉइंट कवर हो गया, यहां पर इसको होल्ड किए थे। थोड़ा पीछे चलते हैं तो लेक्चर 3 में यहां पर देखिए मैंने होल्ड करवाया था आपको पॉइंट, ये वाला 11 नंबर अभी कवर हो गया। ये वाला अभी हमने कवर कर लिया। जो डिम्ड इनकम ट्रीट हुई उसको कॉस्ट मान लेंगे, अभी ये कवर कर लिया। पेज नंबर का खाली तुमको रेफरेंस देना। सर अभी क्या किया हमने? 5 लाख की प्लांट थी, 75,000 का डेप्रिसिएशन घटा के 4,25,000 को इनकम ट्रीट किया, और उसी 4,25,000 को हमने बोला कॉस्ट ले लो, क्योंकि अब तो ये यूनिट बी में आ गया तो डेप्रिसिएशन लेना होगा। तो ये बात कहां लिखी हुई है? ये बात यही लिखी हुई है। तो बिना एग्जाम्पल के ये चीज समझ में नहीं आती। अब 35 एडी में ये चीज भी कवर हो गया। बोला सर ये क्या कह रहा है? ये कुछ नहीं कह रहा है कि कोई एसेट परचेज करके अगर तुम 35 एडी का बेनिफिट ले लोगे तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? निल। अब मान लो वो एसेट अमलगमेशन में चला गया अमलगमेटेड कंपनी के पास, डेथ में एसेट चला गया फादर से बेटे के पास, तो उसकी कॉस्ट क्या लेंगे? निल लेंगे। क्यों? क्योंकि आप उसका 35 एडी का बेनिफिट ले चुके हैं। सर मैंने एक एसेट खरीदा, 35 एडी का बेनिफिट ले लिया, अब उसको मैंने गिफ्ट कर दिया, तो जिसको गिफ्ट किया है उसके हैंड्स पे कॉस्ट क्या होगा? निल। कंपनी का अमलगमेशन हो गया तो पढ़ते हैं ना, ऑल एसेट्स विल बी ट्रांसफर टू अमलगमेटेड कंपनी, वहां क्या लेंगे? कॉस्ट, निल। अब याद करो स्लम सेल, आपने स्लम सेल में कैपिटल गेन में पढ़ा है क्या कि अगर हम नेटवर्थ की कैलकुलेशन में उन एसेट्स का कॉस्ट निल लेंगे जिसका ऑलरेडी 35 एडी में तुम डिडक्शन ले चुके हो। स्लम सेल चेक करो जाके। सर आप चेक करो कैपिटल गेन स्लम सेल, कैपिटल गेन की क्लास स्लम सेल में नेटवर्थ की कैलकुलेशन में हम एसेट्स की वैल्यू निल लेंगे अगर वो सेल्फ जेनरेटेड गुडविल है, या फिर अगर वो एसेट्स है जिसका ऑलरेडी तुम 35 एडी में बेनिफिट ले चुके हो। तो ऐसे यहां लिख रहा है निल। 35 एडी में बेनिफिट लेने के बाद एसेट की कॉस्ट अगर 10 लाख थी तो वो निल में बदल जाएगी। अब वो डेथ में बेटे के पास चली गई, गिफ्ट में दोस्त के पास चली गई, अमलगमेशन में अमलगमेटेड कंपनी के पास चली गई, डिमर्जर में रिजल्टिंग के पास चली गई, तो उसका कॉस्ट क्या होगा? निल होगा। और ये अभी एग्जांपल देके बता दिया तुमको। आप ये रजिस्टर का पेज नंबर नोट कर लो यहां पर, बस कुछ करना ही नहीं है आपको। तो ये भी हमारा हो गया। सर ये वाला कॉन्सेप्ट 425 जो इनकम है उसको हम कॉस्ट मान लेंगे, ठीक। ये वाली बात यहां पर अगर पेज नंबर की मार्किंग करना चाहते हो कि सर कॉस्ट वाली बात कहां से निकल के आ रही है, तो कॉस्ट वाली बात निकल के आ रही है पेज नंबर 11.14 पॉइंट नंबर 11 से निकल के। सिंपल, डन। वीडियो रोक के लिखा। चलिए, तो हमारे यहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट भी हो गया जो सेक्शन 28 में हम लोग होल्ड किए थे, और ये वाला कॉन्सेप्ट भी हो गया जिसको हम लोग होल्ड किए थे एक्चुअल कॉस्ट एक्सप्लेनेशन सेक्शन 43(1) में। और अभी के 2-3 पॉइंट्स आपके हो ही गए। आगे बढ़े। वीडियो रोक के लिख चुके, कुछ नहीं मिस कर रहा है। डन डन। कॉन्सेप्ट्स भी हो गए। अब इस पेज पे कुछ नहीं बचा, जो होल्ड किए हुए थे हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। 35 एडी के सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस्ड
आपके साथ 35 AD के जो भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे डिस्कस्ड हो गए हमारे। अब आ जाओ क्वेश्चन में। ये अभी अभी जो क्लास में क्वेश्चन किए प्लांट का, तो यहां पर प्लांट की जगह क्या है? वेयर हाउस फैसिलिटी यानी बिल्डिंग। एक तरह से आपने वेयर हाउस फैसिलिटी, ठीक, यहां पर देखो क्या किया है, 100 लाख रुपए का डिडक्शन क्लेम किया है 2 बिल्डिंग परचेज करके, 50 लाख ईच की, ठीक। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर, और वहां से बिल्डिंग को ट्रांसफर कर दिए तुमने यूनिट बी में। यूनिट बी एक नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस है। क्या है? वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ एडेबल ऑयल। क्या एडेबल ऑयल शुगर है? नहीं। क्या एडेबल ऑयल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है? सर नहीं। तो यानी अगेन वही हुआ सर, यूनिट ए में तो वेयर हाउस फैसिलिटी फॉर शुगर था, तो यूनिट ए वॉज एलिजिबल, यूनिट बी इज नॉट एलिजिबल। अब तुमने चालाकी क्या की, यूनिट ए में 2 बिल्डिंग खरीद ली और बेनिफिट ले लिया 50-50 लाख का। मेरे पास सामने में 23rd एडिशन की बुक है, ठीक। चालाकी क्या की तुमने, बिल्डिंग खरीद के बेनिफिट ले लिया। कौन से ईयर में ले लिया? 24-25 में। और कॉन्ट्रावेंशन हो गया किस ईयर में? प्रीवियस ईयर 25-26 में। तो 25-26 में इनकम ट्रीट करेंगे हम लोग। जो तुमने डिडक्शन ले लिया असेसमेंट ईयर 25-26 में, और जो डेप्रिसिएशन तुमको अलाउ होना चाहिए था वो घटा के बैलेंस टैक्सेबल कर देंगे किस ईयर में? असेसमेंट ईयर 26-27 में। सर मेरे सामने 23rd एडिशन की बुक है। आप बच्चों के पास अगर 22nd एडिशन है तो एक एक साल यहां आगे दिख रहा है बस, और उसी को फिर कॉस्ट मान लेंगे डेप्रिसिएशन पर्पस के। तो 50 लाख की बिल्डिंग थी, एक साल के बाद कॉन्ट्रावेंशन कर दिए तो एक साल का डेप्रिसिएशन 5 लाख, 45 लाख डिविडेंड इनकम, और उसी 45 लाख को कॉस्ट मान लेंगे फॉर डेप्रिसिएशन पर्पस यूनिट बी के। सिंपल। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम नाइट में आपको करने हैं। 3 से 4 मार्क्स तक के क्वेश्चन इस तरीके से आ जाते हैं। डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। अब आ जाओ एक बेहतरीन क्वेश्चन में जो 6-8 मार्क्स तक जा सकता है। अगले पेज पे नहीं जा, अगले पेज पे सॉल्यूशन शुरू हो रहा है, ठीक। एंड ऑफ द क्वेश्चन, ये एंड ऑफ द क्वेश्चन है, तो अगले पेज पर हम नहीं जाएंगे। पढ़ो एक बार इसको। सर यहां एक्स लिमिटेड है, आपके एग्जाम में कंपनी छोड़ के मान लो मिस्टर एक्स आता है तो भी कोई बात नहीं। सर एग्जाम में एक्स लिमिटेड की जगह एक्स आ गया, आएगा ही। राम श्याम मोहन मिस्टर ए मिस्टर बी यही सब क्वेश्चन आएंगे इंटरमीडिएट लेवल पे। तो कंपनी देख के मत घबराना, से कंपनी नहीं ये मिस्टर एक्स है, तुम ये क्वेश्चन मिस्टर एक्स के लिए कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम रहेगा। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या गलत है, क्या एडबैक होगा, ठीक। ऊपर क्वेश्चन पढ़ के देखो कौन सा प्री कमेंसमेंट खर्चा है, कौन सा पोस्ट कमेंसमेंट है, किसका किसका डिडक्शन मिलेगा 35 AD में, किसका नहीं मिलेगा, कैश में पेमेंट किए कुछ खर्चे उसका क्या करेंगे। एक चीज मैं इसमें बताऊंगा तुमको, क्या डोनेशन टू अ पॉलिटिकल पार्टी का ट्रीटमेंट मैं बताऊंगा तुमको, क्योंकि अभी तक ये क्लास में नहीं बात, बाकी सारी बातें क्लास में हो गई। एक बार वीडियो रोको, अगले पेज पर सॉल्यूशन नहीं देखना है, इसी पेज पे रहो और इसको एनालाइज करो। देखो तुम कितना सोच सकते हो 35 AD के। पहले तो देखो कौन सा बिजनेस है और वो बिजनेस हमारे 14 बिजनेस में फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो जरूर है देखना, वो सबसे पहले देखना। अगेन 23rd एडिशन की बुक है मेरे सामने, तो यहां पर 25 का रेफरेंस आ रहा है, 25 का, और असेसमेंट ईयर 26-27 का रेफरेंस आ रहा है। अगर आपके पास 22nd एडिशन बुक है तो एक एक साल पीछे का डेटा दिखेगा आपकी बुक में। आप लोग अपनी अपनी बुक रेफर करो, कहीं कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, खाली एक साल का डिफरेंस। करो एनालाइज रफली वीडियो रोक के। चलिए सर डिस्कस कर लें अब हम लोग। आई होप आपने टाइम दिया हो। सर आपने बिजनेस कमेंस किया 1 अप्रैल 2025 को, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी रन कर रहे हो शुगर की, यानी यू आर डूइंग स्पेसिफाइड बिजनेस और एलिजिबल भी है। क्यों? क्योंकि करंट ईयर में आप स्टार्ट कर रहे हैं। अब बिजनेस स्टार्ट करने से पहले के खर्चे में आपका जमीन का बेनिफिट है 50 लाख का नहीं मिलेगा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का बेनिफिट मिल जाएगा, यानी बिल्डिंग बेसिकली
नो हाउ का बेनिफिट मिल जाएगा, इंटेंजिबल एसेट्स। सर सैलरी टू द स्टाफ, ये तो रेवेन्यू एक्सपेंस है सर, इसका भी बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने इन सभी खर्चे को कैपिटलाइज कर दिया है बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। कैपिटलाइज अगर कर दिया है तो ये सारे तुम्हारे कौन से खर्चे हो गए? कैपिटल एक्सपेंस हो गए, जिसका बेनिफिट मिलता है 35AD में। अब बिजनेस स्टार्ट करने के बाद के खर्चे में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, वेयर हाउस मिल जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी तीन है, तीनों का मिल जाएगा, गुडविल का नहीं मिलेगा। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी को ध्यान से पढ़ो तो तुम्हारी एक ओल्ड एंड प्लांट मशीनरी डोमेस्टिक मार्केट इंडिया से भी है सर। 15 लाख का 20% कितना? 3 लाख। तो जो पुरानी मशीन इंडिया से खरीदे वो तो मात्र 2 लाख की है, मतलब तुम्हारा जो 20% का क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो रहा है, यानी तुम्हें बेनिफिट्स मिलेगा। और बेनिफिट मिलेगा तो 2 लाख का भी मिलेगा, 4 लाख का भी मिलेगा, 9 लाख का भी मिलेगा। तो ये सारे खर्चे जो अभी डिस्कस किए, इधर से 3 उठाना है और इधर से ये सारे उठाने हैं। ये टोटल मिला के कुछ प्री कमेंसमेंट, कुछ पोस्ट कमेंसमेंट, से टोटल मिला के आपको 35AD का डिडक्शन मिल जाएगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये देख रखी है फिगर 78 की, इसमें से डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग को जोड़ दो। क्यों सर? डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग का नहीं मिलेगा, बिल्डिंग का तो पूरा डिडक्शन मिल रहा है। डेप्रिसिएशन मशीन जोड़ दो। ऐसे भी ये रेट गलत लगा रखा है 5%, 23.33 लगाने दो इसको जो लगाना है। अपने तो बिल्डिंग के लिए 10 पड़े हैं, प्लांट के लिए 15 पड़े हैं। नोहाउ को भी जोड़ दो। क्यों? नोहाउ का पूरा 10 लाख का बेनिफिट तो आपको वहां मिल रहा है 35AD में। सर अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस में तुमको 40,000 कैश एक्सपेंस है, जोड़ना पड़ेगा। डोनेशन टू द पॉलिटिकल पार्टी का बेनिफिट्स पीजीबीपी के अंदर नहीं मिलता सर, इसका 80 जीजीबी कंपनी है तो, और इंडिविजुअल है तो जीजीसी का बेनिफिट मिलता है। सर जीजीबी जीजीसी कहां पढ़ेंगे? आगे बस अगली 2 क्लास में आपको डिस्कशन करने को मिल जाएगा कि पीजीबीपी में पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड खर्चे का बेनिफिट नहीं मिलता, और अगर उनके पीछे खर्चा किया है तो आप जाके जीजीबी जीजीसी का क्लेम कर लें। सर जीजीबी जीजीसी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी क्लास में, आगे 2 क्लास में, डिडक्शन की क्लास में नहीं पढ़ते हैं सर। अब 35AD तुमने ऑप्ट किया है, बेनिफिट ले रहे हो, अदर सोर्स की इनकम भी है तुम्हारे पास, इनकम फ्रॉम बिजनेस, तुम्हारे पास दूसरा बिजनेस है, 20,15,000 की वहां इनकम है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में 50,000 की इनकम है। कोई बात नहीं, मोटा मोटी डिस्कशन हो गया क्वेश्चन में, और कुछ है नहीं इसमें। डन। वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट पेज इधर देख लो, कुछ छूटा तो नहीं। डन। नेक्स्ट पेज में देख लो क्या है। सर जो भी मैंने आपको बोला वही सब यहां पर है। पहले तो आपको एक वर्किंग कर लेनी है कि आपको 35AD में कितना बेनिफिट मिलेगा। अमाउंट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 35AD, सर ये आ गया। अब तो तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसकी एडजस्टमेंट्स करनी है तुमको। तो हेडिंग कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम वेयर हाउस, सर यहां तुमने डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट कर दी, नोहाउ की कर दी, कैश की कर दी, डोनेशन की कर दी, और देखो 35AD का बेनिफिट लेने से क्या आ गया? लॉस। तो सर 35AD का बेनिफिट लेने से लॉस आया है, तो वो लॉस सर आपके कमीशन एजेंसी बिजनेस से सेट ऑफ नहीं होगा। ये क्लास में हम लोग पढ़े, तो जितना कमीशन एजेंसी बिजनेस इनकम है वही तुम्हारा फाइनल इनकम आ गया पीजीबीपी में। सर ये भी एक तरह की वर्किंग है, एक तरह की ये भी वर्किंग है, एक तरह की ये भी वर्किंग है। तुम्हारा मेन आंसर ये है, मेन आंसर ये है। सर जो तुम्हारा वेयरहाउस बिजनेस लॉस है वो तुम्हारा सेट ऑफ नहीं हुआ, तो पूरा कमीशन एजेंसी का इनकम आगे आ गया। अब अदर सोर्स और एक तुम्हारा डोनेशन का बेनिफिट मिल गया, जीजीबी कंपनी। अगर यही क्वेश्चन इंडिविजुअल का होता तो तुम क्या ले लेते? जीजीसी ले लेते। बस हो गया कंप्लीट। सर ये जो लॉस सेट ऑफ नहीं हुआ उसका क्या करें? इनफाइनाइट पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दो, और 2 लाख वाली जो वर्किंग हुई है वो 20% मशीन वाली, उसकी थोड़ी वर्किंग कर दो, हो गया डन। और कुछ था ही नहीं इसमें। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में 6-8 मार्क्स आपको दे जाते हैं, ये ध्यान रखना। और अपने पास और भी क्वेश्चन है 35AD के। जब आप EMT के चैप्टर में पहुंचोगे, सर आप EMT के चैप्टर में जब पहुंचोगे इसी वॉल्यूम में, तो वहां पर 3 से 4 क्वेश्चन है अपने पास। 3 से तो 4 नहीं, 2-3 क्वेश्चन तो जरूर है आपका जहां पर हमने 35AD को इन्वॉल्व किया हुआ है। बाकी प्रैक्टिस सेट्स में भी आपको मिल जाएंगे। डन। वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट।
डन। सर ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है। आपने यहाँ पर जमीन खरीदी है, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, 35 लाख का मिलेगा, प्लस कुछ खर्चे प्री कमेंसमेंट के हैं, उसका बेनिफिट मिल जाएगा, है ना। तो ये तो आप कर लो खुद से तो भी चलेगा, यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है। चलिए सर, 35 एडी का डिस्कशन जो हमें करना था कंप्लीट, वो हमने कर लिया। अब नई शुरुआत करते हैं। पेज नंबर 11.25 पे आ जाइए।